बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा मुझे कहते हैं। मैं भी चौधरी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत, अच्छी और पॉजिटिव सुबह का आप लोग आगाज़ कर चुके होंगे। हम हमेशा कहते हैं कि दिन का आगाज़ हमें अल्लाह पाक के शुक्र अदा करने से करना चाहिए, क्योंकि जब आप उस पाक ज़ात का नाम लेकर, उसका ज़िक्र करके, उसका शुक्र अदा करके, दुआ से जब आप दिन का आगाज़ करते हैं तो हमारे दिन भर की जो रूटीन है वो भी खूबसूरत होती है, रिस्क में बरकत होती है। जो हमारी रूह को एक सुकून चाहिए होता है या खुशी हम जो महसूस करना चाहते हैं वो सही मायनों में हमें महसूस होती है। तो उसके लिए ज़रा जो दिन का आगाज़ है, जो मामलात ज़िंदगी है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। जब आप अपनी रूटीन को अच्छा कर लेंगे, जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी, आपके दिन का आगाज़ मस्बत होगा, तो आपके मसले मसाइल या प्रॉब्लम जो है वो खुद ही हल होना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करते हैं कि जो हम इतनी एफर्ट कर रहे होते हैं, पूरा दिन हम काम काज करके रात को थके हुए घर आते हैं, फिर दिन को दोबारा वही मामूल के काम, वही रूटीन हमारी शुरू हो जाती है। तो ये जो इतनी मेहनत है जिसके लिए करते हैं वो है फैमिली। तो फैमिली को वक्त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ काम और काम में लगे रहेंगे, अपनी फैमिली को वक्त नहीं देंगे, तो ये भी आप नाइंसाफ़ी कर रहे होंगे। तो आपने इंसाफ करना है, फैमिली को वक्त देना है, उसके बाद अपने काम के लिए रवाना होना है, ताकि उनकी रूटीन भी अच्छी रहे, दिन भर वो भी खुश रहें, मुस्कुराते रहें और आप भी इत्मीनान से अपने काम जो है वो सरअंजाम दे सकें। ये थी आज की प्यारी बात जो हम रोज़ाना आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आपको याद करवाते हैं कि आपने दिन का आगाज़ कैसे करना है। अब आते हैं अपने आज की जो हमारी स्टोरीज़ हैं उनकी जानिब। मौज़ूआत बहुत अच्छे हैं आज के, ओवरऑल पूरा प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो आपने पूरा शो हमारे साथ रहना। लेकिन टॉपिक बताने से पहले ज़रा स्टोरीज़ आप लोगों के साथ हम शेयर कर लेते हैं कि आज की हमारी जो टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज़ हैं वो क्या हैं। पहली जो स्टोरी है वो है एक ड्राइवर की। हम सबको गाड़ी चलाने का बहुत ज़्यादा शौक है, हम चलाने की कोशिश भी करते हैं, कुछ लोग सालों से चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो गलती कर देते हैं। लेकिन क्या ही बात हो कि आप एक बेस्ट ड्राइवर हों और फिर आप एक रिकॉर्ड कायम कर दें, होगी ना इंटरेस्टिंग बात। बिल्कुल। और ये जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये अमेरिका की है, जहाँ पे 95 इयर्स ओल्ड एक बंदा, उसने बस ड्राइवर होने का जो है वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है नाजरीन। और ये अमेरिका की रियासत टेक्सास के एक शहर से ये ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है। और ये पिछले 27 बरस से पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी कि वो जो बस है वो चला रहा था। और रवां साल 23 मई को इसकी उम्र जो है वो बतौर बस ड्राइवर जब तस्दीक की गई तो इसकी उम्र उस वक़्त थी 94 इयर्स। और अब जो है उसकी उम्र का जो अंदाज़ा लगाया जाए तो वो 176 के वो थे। नाज़रीन, ये एक मकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जब उन्होंने ये चीज़ बताई कि वो दुनिया के सबसे महंगा बस ड्राइवर है, उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने 14 बरस की उम्र से जो ड्राइविंग है वो शुरू कर दी थी, यानी बहुत ही कम उम्र में उन्होंने ये सिलसिला शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि जल्दी उन्हें बड़ी गाड़ियां जो है वो भी चलाने में लुत्फ आने लगा, तो उसमें भी वो इंटरेस्ट लेने लग गए और ये उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है, ये जीता है। और अब बढ़ते हैं अपनी आज की दूसरी स्टोरी की जानिब, वो भी आपको हैरान और परेशान कर देगी, क्योंकि हमारे जो डेली बेसिस पे जो स्टोरीज हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। मैं खुद जब उनको देखती हूँ तो बड़ी हैरान होती हूँ कि अच्छा ऐसा भी दुनिया में हो रहा होगा। तो बिल्कुल ऐसा भी ही हो रहा होता है। तो आज ये जो दूसरी स्टोरी है ये एक साइंसदान से रिलेट हम करेंगे। और साइंसदानों को दंग किया है, किसने दंग कर दिया है, किसने हैरान कर दिया, किसने परेशान कर दिया है, किसी टेक्नोलॉजी ने, किसी इंसान ने, किसने कर दिया है? नाज़रीन, ये कर दिया एक भेड़िए ने। बिल्कुल, एक भेड़िए ने साइंसदानों को दंग क्यों कर दिया। कनाडा का ये एक सूबा है नाज़रीन, ब्रिटिश कोलंबिया में साइंसदानों ने एक ऐसी वीडियो रिकॉर्ड की है जिसने सबको हैरान कर दिया। कैसे कर दिया? इस वीडियो में एक जंगली भेड़िया जो है वो गहरे पानी में डाले गए जो उसमें कह रहे कि आप केकड़े हैं या उनके जाल को बाकायदा खींचकर वो किनारे पर लाता हुआ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो देखा गया। आमतौर पर भेड़िए जो हैं वो शिकार को देखते हैं और उस पर झपट पड़ते हैं, मगर इस भेड़िए ने एक बड़ी गैर मामूली जहानत का मुजाहरा करते हुए जाल को अपनी तरफ यानी कि बाहर उसने खींचा है। और साइंसदानों के लिए ये जो मंजर था वो नाकाबिले यकीन था, क्योंकि जंगली भेड़ियों को इस तरह किसी आले का इस्तेमाल करते हुए कभी नहीं देखा गया। ये वीडियो हादसाती तौर पर बनी, यानी कि कोई प्लान नहीं थी बल्कि हादसाती तौर पे ये बन गई। और जब इसको तहकीक किया, जब इसको शाये किया
तो इस जालों को दरअसल एक यूरोपीय जो केकड़े हैं यानी कि वहाँ पे उनको ख़त्म करने के लिए इसको पानी में डाला जाता है, मगर कुछ अरसे से वो देख रहे थे कि ये जाल पुरस्कार तौर पर किनारे पर आ जाता है। तो लगातार यानी कि कहा जाए कि कोई क्या चीज़ है जो इसको इस तरह से किनारे पर लाती है, तो ये जानने के लिए आखिर ऐसा कौन कर रहा है। मई 2024 में वहाँ एक कैमरा नस्ब कर दिया गया था। कैमरों ने सारा राज खोल दिया, और वो राज आपने स्क्रीन पे भी देखा। उन्होंने देखा कि एक मादा भेड़िया ना सिर्फ जाल को पहचानती है बल्कि उसे बड़ी समझदारी से पकड़कर खींचती है और फिर उससे चारा निकाल कर खा लेती है। यानी कि वो कोई शिकार नहीं करती, वो खुद उस जाल को खींच के उसके अंदर जो चारा पड़ा है उसको खा लेती है। साइंसदानों के मुताबिक ये रवैया जो है वो जालियत या इत्तेफाक का एक नतीजा नहीं, बल्कि एक ऐसी एक कह सकते हैं एक ऐसा सोचा समझा या हैरान कुन और ज़ियानत भरा ये अमल था जो जंगली भेड़ियों की सलाहियतों के बारे में एक नया सवाल पैदा करता है ना। इस तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो है वो हमारे सामने आती है, और वो इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम आप लोगों के भी सामने रखते हैं ताकि आप लोग भी जान सकें कि दुनिया में बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही होती है। बहुत ही अजीबोगरीब ऐसी हरकत हो रही होती हैं जिनको जब हम देखते हैं, जब हम सुनते हैं तो इंसानी अक्ल जो है वो दंग रह जाती है कि ऐसा भी होता है। तो बिल्कुल नाज़रीन, ऐसा भी होता है। मौजूद बताएंगे अपने आज के, लेकिन टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक शॉर्ट से ब्रेक लेते हैं। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज नाज़रीन हम प्रोग्राम में बात करने वाले हैं मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो बढ़ती हुई स्मोक की वबा है उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज, हमने इससे पहले भी बहुत सारे इस पर प्रोग्राम किए हैं, बहुत सारे हमारे तज्ज़िया का एक्सपर्ट्स आए हैं जिन्होंने इस पर बात की है, अपना तज्ज़िया पेश किया है और क्या रीज़न है कि ये जो क्लाइमेट चेंज की जद में पाकिस्तान है। बिकॉज कार्बन का अगर हम हिस्सा देखते हैं तो बहुत ही कम पाकिस्तान का उसमें जो है ना वो कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इफेक्ट होने में हम कहीं सबसे आगे नज़र आ रहे हैं। तो इस पर मज़ीद बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो स्मोक का सिलसिला शुरू हो गया ये भी ना सिर्फ हमारी सांसों को आप देखें मुतासर कर रहा है, बल्कि हमारी जो सेहत है, हमारा माहौल है, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट कर रहा है। यानी कि ये ख़तरनाक संगीन जो इश्यूज़ हैं वो हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये जो बदलता हुआ मौसम है, बढ़ती हुई आप देखें सनती आलूदगी है, गाड़ियों का धुआं, इस मसले को जो ये ओवरऑल ये मज़ीद संगीन बनाता जा रहा है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि पस मंज़र में स्मोक के जो बुनियादी असबाब हैं वो क्या हो सकते हैं, इससे नुकसानात जो है वो क्या हो सकते हैं, और हम किस तरह अपने माहौल को जो है वो महफूज कर सकते हैं। ऐसा माहौल जो कि हम सब के लिए, इंसानी ज़िंदगी के लिए, इवन इंसान हो, जानवर हो, चरिंद परिंद, सब के लिए वो इन्वायरमेंट जो है वो महफूज एक साफ़ सुथरा माहौल हो। लेकिन राइट नाउ जो मौसमियाती तब्दीलियों की जद में हम लोग आए हुए हैं, कभी बारिशें गैर मामूली तौर पे बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं, कभी बिल्कुल नहीं होती, जो कि राइट नाउ सिचुएशन है कि खुश सर्दी जो है वो पड़ रही है, और इसकी वजह से जो बीमारियाँ सर उठा रही हैं वो भी आप लोग बाखूबी तरीके से जानते हैं। तो कैसे इस मामले को हम समझ कर इस पे काम कर सकते हैं, या इसका कोई अल्टरनेट हो सकता है, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। कि अब आप भी ये सोचते होंगे कि अच्छा क्लाइमेट चेंज का ये सिलसिला तो हो गया, स्मोक तो आ रही है, लेकिन कुछ अल्टरनेट भी तो इसको होना चाहिए जिसको इस्तेमाल करता हुआ बंदा जो है वो ज़रा ख़ुद को महफूज रख सके, ज़रा एक महफूज इन्वायरमेंट में रह सके। तो वो क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे, और इस पर डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी रिदा खान हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रिदा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। आई एम गुड, थैंक यू सो मच रिदा आपके वक्त का। रिदा बताइएगा कि ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं और स्मोक के ये जो बादल हमें नज़र आ रहे हैं, क्या वजह है? असल में अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में बताऊं कि स्मॉग है क्या, सर्दियों में हवा बहुत डेंस हो जाती है, जिसकी वजह से जितनी भी पोल्यूशन हमारे एयर में होती है उसको क्रॉस नहीं कर पाती। तो जिसकी वजह से हमें वो हर वक्त हेजी सा नजर आता है, स्पेशली लाहौर के एरियाज में अगर आप देखें। तो अगर हम इनके कॉजेस करें तो इतने सालों से हम इनकी चीज़ें बढ़ाते जा रहे हैं कि अब हम काउंट भी नहीं कर सकते कि क्या क्या मसाइल थे। लेकिन अगर मैं आपको कुछ बताऊं, हम जो ये ट्रांसपोर्ट जो गाड़ियों से स्मोक आता है, सबसे मेन रीजन ये होती है जो हम अपनी क्रॉप्स जलाते हैं, और फिर जो जगह जगह इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं और वो मॉनिटर नहीं हो रही हैं, जो उनका वेस्ट है ये सब मिलके आपको स्मोक बनाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये चीज़ें सब मिलके
क्योंकि कोई प्रिकॉशंस नहीं है, कोई एहतियात नहीं है और सब बढ़ता जा रहा है। अब आप खुद देखें, अगर आप पहले गाड़ियां आपको इतनी नजर नहीं आती थी, लेकिन अब रोड पे जगह ही नहीं है, हर घर में 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, तो उनकी वजह से जो कार्बन एमिशन है ये सब मिलके आपका स्मॉग बना रहा है। ओके अच्छा, मैं पिछले दिनों सीटीओ इस्लामाबाद जो है उनका इंटरव्यू सुन रही थी। वो बता रहे थे कि कुछ साल कबल चंद लाख गाड़ियाँ इस्लामाबाद के अंदर रजिस्टर्ड थी, बट नाउ 16 to 19 लाख गाड़ी जो है वो इस्लामाबाद में है रजिस्टर्ड। तो आप खुद सोचे कुछ साल पीछे जाए, वाकई जब मैं इस्लामाबाद में आई थी 2011 में तो बड़ा सुकून था, एक पुरसुकून इन्वायरमेंट था इस्लामाबाद का, ग्रीनरी थी। जो अब हमें टेम्परेचर फील होता है वो 2011 में बिल्कुल नहीं था। हम जब वो फील करते हैं या उसमें जब फर्क देखते हैं तो बहुत ज़्यादा है। तो ये तो इस्लामाबाद का ये हाल है। अब बाकी सिटीज़ का देख रहे, जो पंजाब की आपने लाहौर की बात की, तो लाहौर जो है वो कई सालों से स्मोक की जद में आ रहा है। तो मुझे बताएं कि इसका कोई मौसर हल नहीं निकाला जा सका, खासकर लाहौरियों के लिए? हल तो ज़रूर निकाला जा सकता है। अगर आप ये भी देखें पिछले कुछ टाइम से थोड़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक वो कम होता गया। जैसे लाहौर का जो PM 2.5 है वो नॉर्मल दिनों में अगर 60 होता था तो स्मॉग वाले दिनों में 180 तक चला जाता था, बट अब वो 20 से 30% कम हो गया। लेकिन अगर मैं लोगों से कहूँ कि अगर आप ड्रास्टिकली कुछ भी चेंज नहीं कर सकते कि आप ये करेंगे तो स्मॉग बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन बहुत कम छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम कर सकते हैं। जैसे हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि प्लांटेशन हो। लाहौर में भी जिन जगहों पे ज्यादा दरख्त हैं, जैसे कि उनका कैंट एरिया है या कोई जगह है, और स्मॉग कंपैरेटिवली उन जगहों से कम होगी जो इंडस्ट्रीज के पास है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा जिन मौसम में, मानसून में, जिसमें दरख्त बहुत तेजी से उगते हैं, दरख्त लगाएं। फिर हम कहते हैं कि बजाय आप हर घर का बंदा अपनी गाड़ी पे जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम बहुत प्रमोट करते हैं। अब आपने देखा कि इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जी। तो इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं इसीलिए क्योंकि 2030 तक चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा नॉर्मल गाड़ियों को भी इलेक्ट्रिक कार्स पे लें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन एमिशन जो है वो आपकी गाड़ियों से आता है। तो अगर वो चीज़ आप एलिमिनेट करेंगे तो इससे ऑब्वियसली फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपने वो मौसम में तब्दीली ला सकते हैं। यहाँ पे ना मतलब अच्छा भी लगता है जब हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को देखते हैं, तो खुशी भी होती है। अब देखिए जैसे इन्होंने एक वो टेस्टिंग कैंप जो लगाए थे कि गाड़ियाँ जो धुआं देती हैं या जो हीट करती हैं, मतलब आपने टेस्ट कराना, एक स्टिकर लगेगा तो वो गाड़ी आपके सिटी के अंदर मूव कर सकती है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन अब यहाँ पे एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जाएं, अपने अपने व्हीकल जो हमारे पास हैं, हम जाकर उनको टेस्ट करवाएं कि आया कोई इससे इस तरह का इशू तो नहीं हो रहा। हम ये नहीं करेंगे कि मुझे ज़रूरत नहीं है। असल में पता है बहुत आसान होता है कि हम कहते हैं कि हमारे करने से कुछ नहीं होगा, जो करना है गवर्नमेंट ने करना है। बट मुझे लगता है कि अगर हर शख्स अपना फर्ज समझ के एक छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेगा तो उसी से मुझे लगता है चेंज आती है। कि आप किसी एक कम्युनिटी या एक उस पर नहीं बैठे रह सकते कि वो आपके लिए चेंज लेके। अब देखें ना, हुकूमत ने तो आपको एक जगह प्रोवाइड कर दी, आपको एक ऐसा टूल दे दिया या एक ऐसा कैंप उन्होंने वहां पे लगा दिया। अब वहां जाना तो आपका काम है ना। अब गवर्नमेंट घर घर से तो बंदा उठा के लाने से रही है, आप उनकी व्हीकल्स उठाने से ला के, अगर वो चालान कर देंगे फिर भी आपको मसला है कि भाई मेरा चालान क्यों कर दिया। लेकिन बहुत जरूरी है कि लोग अब समझें कि अब बात ना हाथ से निकलती जा रही है। अब देखें लाहौर में स्पेशली जब छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, इवन वो वहाँ बॉर्न होते हैं, लेकिन वो हर सर्दी, हर स्मॉग वाले टाइम पे बीमार हो जाते हैं क्योंकि ये इतनी पोल्यूटेड एयर है। बड़े बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं। तो मुझे लगता है लोगों को अब ये बहुत सीरियस लेना चाहिए। पहले तो हम तो कभी कभार अगर लाहौर चक्कर लगता है उस तरफ तो यकीन जाने बीमार होकर वापस जी एग्जैक्टली। तो फिर आप सोचें जो वहाँ पे बच्चे बड़े हो रहे हैं वहाँ पे, तो उनके क्या, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक मैंने देखा था कि जो लोग स्मॉग में सांस ले रहे हैं उनकी लाइफ स्पैन 7 साल तक कम होती जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये आपने सही कहा कि हमने इस पे ये प्रोग्राम भी किया था कुछ अर्से कबल, तो ये बिल्कुल बात हुई थी कि बाकी जो नॉर्मल हम कहीं दूर रह रहे हैं या ऐसे पोल्यूटेड एरिया से दूर हैं, उनसे 7 साल जो है वो उनकी उम्र कम हो जाती है, क्योंकि देखें ना उनके फेफड़ों पे इफेक्ट हो रहा है, सांस वो नहीं प्रॉपर ले पा रहे, बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज उन्हें फेस करने पड़ते हैं। मुझे बताइएगा ये स्मोग और फोग, इसमें कोई बुनियादी फर्क है? हाँ जी, फॉग तो सर्दियों में जैसे नॉर्मल जो आपके बादल हैं वो नीचे आ जाते हैं, पर जैसे मैंने स्मॉग का बताया था कि सारी जो पोल्यूशन होती है एयर के अंदर वो ट्रैप हुई हुई होती है, जो इसीलिए जैसे हम जैसे ही निकलते हैं तो आपको गले में इचिंग स्टार्ट हो जाती है, आपको कुछ क्लियर नजर नहीं आता। तो फॉग तो बेचारी आपको कोई नुकसान उस तरह नहीं देती है, पर जो ये स्मॉग एकदम से नहीं आई है क्योंकि ये केमिकल्स पोल्यूशन इससे बनी हुई है।
तो फॉग्स में सिर्फ ये होता है कि आपकी विजिबिलिटी जीरो हो जाती है, आपको दिख नहीं रहा होता, आप कहीं जा रहे हैं तो आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर सिर्फ आपकी लाइफ में फॉग हो तो उसका कोई मसला नहीं, क्योंकि वो सर्दियों में कुछ 1-2 महीने आएगी। लेकिन जो ये स्मॉग का स्पेल आता है और वो कंटिन्यूस रहता है, लाहौर में लोग हमें बताते हैं कि हम खिड़कियां नहीं अपने घर की खोल सकते हैं, खोलें तो फिर ये होता है और फिर हम बीमार होते हैं। तो ये डिफरेंस हेल्थ के फिर इशू आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो स्मोक के बादल हैं, इसकी वजह से जो ज़मीन का जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, उसको ये मुतासिर करती है? आपने खुद भी देखा होगा कि सर्दियों में वैसे जनवरी में कितनी बारिशें होती थी। सबको पता होता था कि दिसंबर एंड जनवरी में नॉन स्टॉप 1 हफ्ता बारिश होगी। मुझे अच्छे से याद है, हमने 3-4 यूनिफॉर्म जब हम कॉलेज आते थे हमने स्टिच करवा के रखे हुए होते थे, क्योंकि हमें पता होता था कि भाई इसने ड्राई कोई नहीं होना। अब जितनी भी कोशिश कर, जितना भी उसको ड्राई कर ले, थोड़ी सी उसको हवा धूप तो चाहिए ना, तो वो कहीं नहीं, वो पूरा हफ्ता बारिशें रहती थी। तो आपने मौसम में कितना चेंज देखा है कि बारिशें हो ही नहीं रही, और तब होंगी जब हमें जरूरत नहीं है, जब हमारी फसलें हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज जो पाकिस्तान में ना बहुत अब प्रेडिक्टेबल है। अब हमें पता होता है कि अभी सर्दियां हैं, स्मॉग है, गर्मी आएगी तो हीट वेव आएगी। अब आप 40 डिग्री से अबव टेम्परेचर चला जाता है, फिर आपको पता है मानसून में फ्लड्स आएंगे। तो अब हमारे पास पूरे वो पैटर्न है कि क्या क्या चीजें चल रही हैं और कब आनी है। तो मुझे लगता है कि जब आपको पता है कि कब क्या चीजें, तो उसके लिए बहुत पहले से प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और उनको प्रिवेंट करें, अपना रोल प्ले करें। एग्जैक्टली। अच्छा, ये फसलों जो हमारा, क्योंकि पंजाब की बात करें या ओवरऑल हम पाकिस्तान की बात करें तो एग्रीकल्चर ममालिक में हमारा शुमार, तो जो ज़रिए हमारे इलाके हैं, स्मोक का उन फसलों पर क्या असर पड़ता है? फसलों में मैं अगर असर की बात करें, ये है कि जब उन फसलों को बारिश की ज़रूरत है तो बारिश नहीं हो रही, फिर जब आप उनका कटने का टाइम है तब बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं, तो तब लोगों को ये स्ट्रेस होता है कि हमारी इतनी मेहनत हुई हुई है इन फसलों पे, तो ये बारिश उनको ख़राब कर देगी। तो ये जो साइकिल उलट हो गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो मुझे लगता है इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है, सबसे ज़्यादा क्या रोल ही हम इंसानों का है। जैसे क्रॉप कटिंग जिसको कहते हैं, कि क्रॉप्स को जो जलाया जाता है उसकी ही वजह से स्मॉग होती है। तो लाहौर में इसलिए ज्यादा क्योंकि वहाँ पे फसलों की कटना पंजाब में। तो फिर जब मुझे लगता है कि आप अपना भी रोल देखें कि आपकी वजह से ये हो रहा है, तो फिर बारिश कैसे होगी जब आपको बारिश की जरूरत है तो नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसीलिए अब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे काम किया जा रहा है कि किसानों को ट्रेन किया जाए, उनको बताया जाए कि कब आपने अपनी फसलें काटनी है। वो एक रिवायती वो जो मॉडर्न एग्रीकल्चर पे जाएं, जी इसको ऐसे उगाना है, फिर अच्छा कटाई के बाद ऐसे जला देना है, क्योंकि अब देखिए पानी भी कम है। पहले अगर आपने देखा हो कि फसलों में खुला पानी छोड़ दिया जाता था। अब अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजीज की, तो हम ड्रिप कल्चर की बात करते हैं, उसमें ना कतरा कतरा पानी आपकी फसलों को दिया जाता है। इससे क्योंकि हमारे पास पानी की रिसोर्सेज भी कम होती जा रही हैं, तो हम पानी बचा भी सकते हैं। तो हम किसानों को तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि अब वक्त बदल गया, आपके रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, तो आपको उनके मुताबिक चीज़ें लेके चलनी है। अच्छा, जो पंजाब में जो हमारी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा हैं, उन्होंने जो वहाँ कुछ व्हीकल्स मंगवाए हैं ये स्मोक पे कंट्रोल के लिए, वो कुछ फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं या होंगे? एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक तो मैंने ये चीज़ देखी है कि जैसे बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी बहुत पीक गंदी पे नंबर 2 पूरे वर्ल्ड में लाहौर नंबर 2 पे आता है सबसे पोल्यूटेड एयर में। लेकिन जब से ये हुए ऑब्वियसली क्योंकि वो जो डेंस एयर बादल हैं और बारिश लाहौर में बिल्कुल नहीं होती है, तो इसीलिए जो ये आर्टिफिशियल रेन या जो ये कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर देता है, वो आपकी एयर को क्लियर करता है। क्योंकि अगर नॉर्मल नेचुरल बारिश भी हो जाए तो आपकी स्मॉग को वो करेगा। तो मुझे लगता है कि ये इनिशिएटिव इसलिए अच्छा है क्योंकि हमारी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिशें नहीं हो रही हैं, तो जो ये आप आर्टिफिशियल रेन कर रहे हैं इससे आपके स्मॉग में बहुत कमी आती है। तो अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स को लास्ट ईयर से या उससे लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो इस साल आपको वो काफ़ी ज़्यादा कम नजर आएगी और बेहतर एयर क्वालिटी नजर आएगी। ये हम कह सकते हैं कि ये जो वो लेकर आई हैं कुछ मशीनरी, ये फ़ायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अब दौर ही ऐसा है कि आपको नई नई चीज़ें लेके आनी है और वही आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप में एक डिफरेंस ला सकते हैं ऐसी। अच्छा, मुझे बताइए करीदा, ये जो अभी क्योंकि हम देख रहे हैं कि बारिश बिल्कुल अभी तो नामो निशान ही नहीं है कि बारिश होकर। मैं कल हमारे जो रिपोर्टर है उनसे भी मैं डिस्कस करी थी जो वेदर अपडेट देती हैं, शी सेड कि अभी तो दिसंबर में तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है कि जनवरी में जाके बारिशों का जो है वो बता रहे हैं कि शुरू होंगी।
तो ये खुश्क सर्दी पड़ने वाली है, तो ये जो कम बारिशें, ये जो खुश्क मौसम है, ये भी स्मोक में इजाफा करेगा? इजाफा तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन स्मोक एज इट इज उधर ही रहेगी। बारिश उसको मतलब कम नहीं बारिश उसको खत्म कर लो डाउन कर देती है, क्लियर कर देती है। लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही, आप उसी गंदी हवा में सांस लेते जाएंगे। देखिए कितने महीनों आप उसी में रह रहे हैं, वही केमिकल्स भरी हवा, वही पोल्यूटेड हवा है। तो जब वो क्लियर ही नहीं हो रही और आप उसी में, तो आप अपने सोचें कि आपके लंग्स का क्या हाल होगा, आप कितना बीमार होंगे। और फिर वो जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, सब करें, उनकी हेल्थ कितना अफेक्ट हो रही है। यकीन करें बीमार हुआ पड़ा है, हम सुबह ऑफिस के लिए आते तो हमारे गले जो है ना वो खराब हो और आप खुद सोचें कि कुछ टाइम पहले भी जैसे सर्दियों का वायरल होता था, वो बहुत डिफरेंट वायरल होता था। अब वाला वायरल बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हम हवा ही हमें साफ नहीं मिल पा रही है। हाँ। तो ये अच्छा बताइएगा कि ये फिर आप क्या सजेस्ट करती हैं, खासकर जो स्कूल और ऑफिसेज जाने वाले जो लोग हैं, वो कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर अपनाएं, क्या इंतजामात करें कि एटलीस्ट वो इस स्मोक से बच सके या डिफरेंट बीमारियों की जद में ना आए? एक तो मुझे लगता है लोगों को मास्क पहनाना बहुत मुश्किल है। कोविड ने पहना कि उनको ये समझ नहीं आती कि मास्क उन्हीं की बेहतरी और सेफ्टी के लिए है। और अगर आप खुद बीमार हैं तो स्पेशली तब आप जरूर मास्क पहने कि आप दूसरों की सेहत का बहुत ख्याल रखें। और फिर हम लोगों को ये भी कहते हैं कि अगर जैसे अब इलेक्ट्रिक बसेस और गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेकर आ रही है, तो प्लीज उनको उन चीज़ों को भी इस्तेमाल करें। आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपके लिए काफ़ी हो जाएगी उसमें आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है कि आप जो रोज अपनी गाड़ी पे इतना फ्यूल बर्न कर रहे हैं, वो आपके एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा। और टॉर्चर आपको जो मिल रहा होता है जब अपने रश देखें और आप रश देखें ना, क्योंकि हर कोई अपनी जल्दी में है, ट्रैफिक जैम है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं लग रहे होते हैं, फिर हम वहां पे स्टक हो जाते हैं, वो पैनिक हम अलग हो जाते हैं कि भाई टाइम ज्यादा हो गया, ऑफिस पहुंचना। तो मुझे लगता है कि जो ये इलेक्ट्रिक बसेस का इनिशिएटिव है, लोगों को वो इस्तेमाल करना चाहिए। मास्क लगाएं, फिर जब मौसम अच्छा हो तो उसमें दरख्त जरूर लगाएं, और कोशिश करें कि अगर आप कर सकते हैं तो अपनी नॉर्मल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ करें। इलेक्ट्रिक कार्स के मुताबिक 2030 तक उनका है कि 30% गाड़ियों को, नॉर्मल कार्स को इलेक्ट्रिक कार्स में हम कन्वर्ट कर देंगे। ये भी तो एक इशू है ना कि चलें इलेक्ट्रिक, एक तो बसेस की आपने बात की वो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, लेकिन जो प्राइवेट कार्स की आप बात करें जो इलेक्ट्रिक आ रही हैं, उनका टू बी वेरी ऑनेस्ट आप भी इस चीज़ को सेकंड करेंगी कि एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बंदे के लिए तो वो अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल, यानी कि नामुमकिन वाली बात है, वो इतनी एक्सपेंसिव गाड़ियाँ आ रही हैं। पर मुझे लगता है अगर जैसे चाइना ने ये चीज़ें की है, तो मुझे लगता है इसमें यही हो सकता है कि ऑल टुगेदर अगर गवर्नमेंट हमारा साथ दे इस तरह तो फिर वो गाड़ियाँ आप अपनी आवाम के लिए बहुत कम उसमें लेकर आ रहे हैं, और फिर चार्जिंग पोर्ट्स हर पंप में लगा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, वो तो आपकी लग्जरी कार्स में आ जाती हैं। करोड़ों मतलब 1 करोड़ से ऊपर की वो कार्स हैं, वो गाड़ियां हैं, तो कैसे एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तो वो सोचेगा भी नहीं, उसके लिए तो भाई वो फ्यूल वाली ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि जैसे चाइना ने अपना पिछले 7 सालों में बिल्कुल ख़त्म कर दिया है पोल्यूशन, क्योंकि वो स्लोली ग्रेजुअली ये चीज़ों पे आ रहे हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी गवर्नमेंट भी आवाम के थोड़ा ईज डाउन करेगी और आप सस्ती गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा वो करें, थोड़ा सा हम तावन करें, तो मुझे लगता है कि मिलजुल के अगर कार्बन एमिशन को बहुत एलिमिनेट को अगर कंट्रोल करना होगा तो फिर मिलजुल के ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अवामी सतह पे क्या समझती हैं कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी आदत हैं जो अगर हम बदलें तो इस आलूदगी को हम कम कर सकते हैं, पैगाम दे दें? जैसे मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि प्लीज़ रिसाइकलिंग की तरफ जाएं, प्लास्टिक मत फेंकें, प्लास्टिक मत जलाएं, पानी में मत फेंकें, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि प्लास्टिक कितने साल तक उस ज़मीन पे ही रहता है, वो डिकम्पोज नहीं होता है। तो अपने वेस्ट को मैनेज करना सीखें, जो आपका अपनी चीज़ों को रीयूज़ करें, बहुत ज़्यादा ओवर कंजम्पशन भी चीज़ों की मत करें। उसके बाद हम ट्री प्लांटेशन पे बहुत ज़्यादा कहते हैं कि दरख्त उगाएं, क्योंकि सिर्फ दरख्त लगाने से ही बहुत मसाइल कम हो जाते हैं। मौसम में आप तब्दीली देखेंगे, पानी सेव करें, हमारे पास पानी के रिसोर्सेज बहुत कम है, तो बिला वजह गाड़ियाँ धोने में, इन चीज़ों में अपना पानी
वेस्ट मत करें। थैंक यू सो मच रिदा, थैंक्स फॉर योर टाइम। नाज़रीन, डेफिनेटली आज के इस प्रोग्राम में हमने यही जाना है कि अगर हम स्मोक की बात करते हैं तो ये कोई मामूली सा मसला नहीं है, ये हमारी सेहत के लिए एक संगीन, या हम कहें कि हमारी जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं उनके लिए ये बहुत संजीदा खतरा है। तो हम सबको इस पे मिलकर सोचना होगा, ये जो मौसमियाती तब्दीली है ये इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो हम एक दूसरे से शिकायत ना करें, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें, और जो कि हमने दरख्त लगाने हैं, रोज़मर्रा जो मामूल के काम यानी कि प्लास्टिक की जो बात की, जो अपने दरख्त लगाने की बात की, जो पानी का जो ज़ाया है वो कम से कम करें, तो मिलजुल कर इस माहौल को हम साफ सुथरा बना सकते हैं। ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक इन डिटेल डिस्कस करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, आज का नौजवान और इंटरव्यू की तैयारी। नाज़रीन, मौजूदा दौर की बात करें तो ये सिर्फ यहाँ देखें तो डिग्री ही काफ़ी नहीं, बल्कि आपके पास एहतमाद, अंदाज़, गुफ्तगू, आपका लिबास, आपकी बॉडी लैंग्वेज और दुरुस्त मालूमात भी कामयाबी की कुंजी बन चुका है। तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि नौजवान को किस तरह से वो ख़ुद अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार करे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, किन गलतियों से बचना जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरह से वो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट रहे, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करे, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस राइट नाउ इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बात करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि नौजवानों का मुस्तकबिल जो है वो इंटरव्यू के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। तो उस पर बात करने के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, मेहताब हमीद साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मेहताब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया मेहताब साहब, आपने इतने अहम टॉपिक पे वक्त दिया, बड़ी ज़रूरी है क्योंकि आजकल बड़े इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। Exactly. हमारे नौजवान नौकरियों के लिए धड़ाधड़ इधर उधर भाग रहे हैं और साथ साथ इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं। तो इब्तदाई तैयारी कैसी होनी चाहिए? अच्छा, देखें कि इंटरव्यू के लिए पहले आपने अपने माइंडसेट को तैयार करना है। Okay. और माइंडसेट यूजली मैं कुछ पैनल्स का पार्ट भी रहा हूँ जहाँ पे इंटरव्यू लिए जाते हैं। अच्छा। माइंडसेट बच्चों का तैयार नहीं होता। लाइक सीवी पे जो लिखा हुआ है और जो माइंडसेट है वो अलाइन नहीं होता। सीवी में बहुत कुछ लिखा हुआ है और जो माइंडसेट है वो उससे अलाइन नहीं करता। अब वो पहले क्वेश्चन पे आपको आइडिया हो जाता है कि ये जो सीवी बोल रही है और ये जो पर्सन सामने है ये मैच ही नहीं है, ये अलाइन नहीं है। तो वहाँ पे आपका पहला ही आप नेगेटिव पॉइंट्स ले लेते हैं और जो इंटरव्यू लेने वाला है वो माइंड में ये डिसाइड कर लेता है कि ये राइट कैंडिडेट नहीं हो सकता। सो मेक श्योर कि हमें सबसे पहले इंटरव्यू की तैयारी के लिए अपने माइंडसेट को तैयार करना है कि हम जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, उसकी हमने कोई तैयारी की है, उसकी कोई रिसर्च की है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उनका हेड काउंट कितना है, वहाँ पे कैसा कल्चर है। जब ये आप थोड़ा सा चेक करके जाते हैं, इवन दो कि मैं अपनी मीटिंग्स के लिए जब जाता हूँ तो मैं पहले तैयारी करके जाता हूँ कि जहाँ मीटिंग के लिए जा रहे हैं वो ट्रेनिंग्स करवाते हैं नहीं करवाते हैं, उनका क्या कल्चर है, जो ऑलरेडी ट्रेनिंग्स हुई हैं वो क्या है, हाँ मूड मिजाज कैसा है, ये सारी चीजें जब आप देख के जाते हैं ना फिर आपका माइंडसेट रेडी होता है, आप वो कॉन्फिडेंट भी रहते हैं ना? वो आपका पहला इनिशियल कनेक्शन बिल्ड हो जाता है और ये जब बिल्ड होता है तो देन फिर आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, आप इजीली अपनी कन्वर्सेशन को लेके चलते हैं और जो पूछने वाला है वो भी कंफर्टेबल हो जाता है, उसको आइडिया हो जाता है कि यार ये बंदे के पास नॉलेज है, नॉलेज है, क्योंकि कहते हैं वो फर्स्ट इंप्रेशन आपका जो है ना वो लास्ट इंप्रेशन ये नहीं जुमला बना हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा स्ट्रांग है। एंड व्हाट अबाउट सीवी? सीवी का खूबसूरत होना, मजबूत होना, या सीवी को हम मुतासिर कुन जो कैसे बना सकते हैं? अच्छा देखिए, सीवी आपने एक तो उसका फॉर्मेट होता है, बहुत से लोग सिर्फ फॉर्मेट पे फोकस करते हैं कि फॉर्मेट बड़ा आपका फैंसी होना चाहिए, उसमें ये चीजें होनी चाहिए। अच्छा, अब वो फॉर्मेट के चक्कर में जो चीजें पास नहीं है वो भी डाल दें। इट्स सेम लाइक कि आपने एक शॉप बिल्ड की है, आप कुछ प्रेजेंट करना चाह रहे हैं और आपने प्रेजेंटेशन में इतने खाने बना दिए और आपके पास है कुछ नहीं। अब वो फॉर्मेट के चक्कर में हम क्या करते हैं कि हम वो चीजें भी फिर डालते हैं जो फॉर्मेट का पार्ट है, जिसकी वजह से वो सीवी एक मिक्सचर बन जाता है। सो सीवी शुड बी लाइक के बड़ी सिंपल होनी चाहिए, टू द पॉइंट जो चीजें हैं। लाइक सीवी से मुराद है कि सीवी आपको प्रेजेंट कर रही है। सो जो आपके पास है, लेट्स सपोज आपने हॉबीज का एक टैग डाल दिया और उसमें वो हॉबीज डाल दी जिनसे आपका दूर दूर तक कोई लिंक ही नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, बुक रीडिंग, अच्छा जी बताएं कितनी बुक्स रीड करते हैं? तो आप सोच में पड़ गए और कौन सी बुक आपने ज्यादा रीड की? अब ये सारे क्वेश्चन जैसे ही जब इंटरव्यू लेने वाले पूछते हैं उसको आइडिया हो जाता है कि ये सारे फॉर्मेट को फिल किया गया है। सो सीवी बनाते हुए फॉर्मेट को फिल ना करें। आप देखें कि जो आपकी स्किल्स हैं
वो सीवी में होनी चाहिए, दैट्स इट। एक्स्ट्रा जितना फॉर्मेट है उसको रिमूव कर दें, सीवी को बिल्कुल सिंपल कर दें, तो वो एक पावरफुल सीवी बनता है जब जो चीजें उस पर लिखी हुई हैं और जो आपके पास है वो अलाइन हो जाए, मैच हो जाएंगे। और फिर कभी भी आपने जब इंटरव्यू लेने वाला कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर आपको नहीं पता तो आप सच बोल दें, ये नहीं कि आप उसको घुमाना शुरू कर दें, उससे भी उनको आइडिया हो जाता है। टाइम वेस्ट ना करें, ना अपना ना उनका। दूसरे का। इंटरव्यू के लिए अपनी पर्सनालिटी को या अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाना या फिर बॉडी लैंग्वेज, ये कितनी जरूरी है? क्योंकि हम मोस्टली देखते हैं लोग जाते हैं तो पैनिक हो रहे होते हैं, बैठे हैं तो टांगे हिला रहे होंगे, या उनके वो ये चीजें चल रही होती हैं, ये हो रही होती है, तो ये स्ट्रेस को, कंफ्यूजन को शो करता है। बेसिकली बॉडी लैंग्वेज कितनी जरूरी है? देखिए, बॉडी लैंग्वेज 70% इंपॉर्टेंस है। 70% पार्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज का है, आपके विजुअल का है, आपके पर्सोना का है। बिकॉज नॉन वर्बल लैंग्वेज आप अपने पर्सोना से शो कर रहे हैं, आप अपने एक्सप्रेशन से शो कर रहे हैं। सो 70% का पार्ट यूजुअली हम लोग मिस कर देते हैं। हम 30 वाले की तैयारी करते हैं और एग्जाम आता है 50% का, हम फेल हो जाते हैं। सो 70% पार्ट आपका पर्सोना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है। और इसमें मैं कहता हूँ कि मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ है सोलर, और सोलर, यस, सोलर इज एन एक्रोनिम। एस से बनता है सिटिंग स्टैंडिंग, आप कैसे बैठेंगे, कैसे खड़े होंगे, ठीक है। और ओ से होता है ओपन बॉडी, लाइक आप बिल्कुल रेजिस्टेंस में ना हो, ठीक है। एल से लीन टुवर्ड दैट पर्सन जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज उसके साथ बात कर रही हो, अलाइंड हो, ये नहीं कि आप वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आप डर के कहीं और देख रहे हैं। So SOLA, A mean add eye contact and smile, gentle smile। अब कुछ लोग हैं बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं, अब आपने जेंटल स्माइल देनी है। अच्छा, अब जो जेंटल स्माइल है वो भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यूजुअली होता है कि लोग फेक स्माइल चेहरे पे लेके आते हैं, वो पता चल जाता है, एग्जैक्टली पता चल जाता है। और आर्ट से फिर रिफ्लेक्ट करना है आपने हर इंटरव्यू में, जब आपने अपने सोलर को रिफ्लेक्ट करना है, मिरर के सामने खड़े अपने सोलर को रिफ्लेक्ट करें कि यार मेरे शोल्डर डाउन तो नहीं है, मैं जब बैठता हूँ तो कैसे बैठता हूँ, क्या उस टाइम मेरा सोलर पावरफुल है, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा हूं। सोलर जितना पावरफुल होगा आप उतने कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। और फिर आपका पर्सोना, आपने जो ड्रेस सेंस है उसके ऊपर काम किया या नहीं किया। अच्छा, ये बड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इवन यहाँ हमारे ये सच में भी जब आते हैं इंटरव्यू के लिए, बहुत सारे बच्चे बच्चियां, जब उनका मैं ड्रेसिंग देखती हूँ, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, आप एक न्यूज चैनल में जा रहे हैं, तो आपका जो पहनावा, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो नजर आना चाहिए कि आप एक इदारे में रुक कर रहे हैं, ना कि वही आपने जो कैजुअल ट्राउजर शर्ट पहना है या जीन्स शर्ट पहना है, या आपने जो भी घर के घरेलू लिबास पहना है उसी में आप एक इंटरव्यू के लिए। बिकॉज आपका पर्सोना, अब 70% में पर्सोना का भी पार्ट है, जो बॉडी लैंग्वेज है ना उसमें आपका पर्सोना भी है, कि आपने कौन सा कलर पहना हुआ है, कैसा कलर पहना हुआ है। कलर की भी पूरी साइंस है। लाइक कुछ लोग ऐसा कलर पहन लेते हैं, ऐसे चेक्स पहन लेते हैं, तो बड़ा इरिटेट करता है। वो देखने वाला बंदा देखता है तो वो इरिटेशन फील होती है, इसलिए उसका देखने को नीले पीले ना, लाल ना पहन के जाए, इसे मैं भड़कीले कलर ना पहने। इसे मैं एक बड़ा अच्छी मैंने एक टर्मिनोलॉजी रखी है, श्मैंगो कलर हम पहन लेते हैं। सो श्मैंगो कलर हमने नहीं पहनना, जो एक ऑफिशियल कलर्स हैं। अच्छा, मोस्टली लोग प्लेन कलर पहने, या प्लेन कलर जो है वो आपके एक आपकी पर्सनालिटी को प्रेजेंट करता है। नेवी ब्लू, लाइक इस तरह के कलर्स। एग्जैक्टली। और कुछ लोगों ने कोट पहनते हैं, नीचे चेक पहना हुआ होता है, कोट भी चेक वाला पहनता है, बहुत बुरा लगता है। ठीक है, अब वो उनको ये नहीं फील आ रही कि उनका पर्सोना कितना डैमेज हो रहा है। आपने अगर चेक पहना है तो उसके साथ प्लेन शर्ट होनी चाहिए। अब वो शर्ट भी चेक वाली और कोट भी चेक वाला। अब माइंड जो आपका फोकस है ना वो जाता है, फिर वो डिफोकस होता है, बिकॉज वो रुकती नहीं, आपकी आंख नहीं रुकती। अब ये आपको नेगेटिव पॉइंट ऐड कर देता है आपके 70% वाले पार्ट में। इसकी वजह से फिर क्या होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी इफेक्ट हो रही होती है, बिकॉज आपको फील हो जाता है कि नेक्स्ट पर्सन अब मेरे ड्रेसिंग को भी इस तरह से देख रहा है, मीन के समथिंग रॉन्ग। तो अब आपका कॉन्फिडेंस शेक होता है। सो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज सोलर पे काम करना है, साथ आपने अपने पर्सोना पे काम करना है, पर्सोना को इंप्रूव करें। और आज के दौर में तो आई गेस के बड़ा इजी है कि आप जस्ट गूगल से हेल्प ले लें। मैं ये बात करने लगी थी कि हम घंटों स्क्रॉलिंग पे वेस्ट कर देंगे, आप थोड़ा सा उसी यूट्यूब या उसी गूगल या उसी सोशल प्लेटफॉर्म से थोड़ी सी हेल्प ले लें कि इंटरव्यू के लिए आपका गेटअप कैसा होना चाहिए। एग्जैक्टली, हेल्प उससे भी ले सकते हैं। मैंने अपनी किताब जस्तजू में एक स्टोरी लिखी, मेरा एक स्टूडेंट था और वो बड़ा नाउम्मीद था और कहता सर मैं खुदकुशी करने लगा। मैंने कहा क्यों? सर मैंने A+ लिया, जॉब नहीं मिल रही। मैंने कहा कहाँ जॉब करनी है? सर बैंक में। अच्छा। तो मैंने कहा अब आपने बैंक में अभी तक अप्लाई किया? नहीं सर अभी तक नहीं किया। मैंने कहा जॉब चाह रहे हैं बैंक में, अप्लाई नहीं किया। अब मैंने उसको एक फार्मूला दिया, मैंने कहा यूट्यूब पे जाएं, देखें अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, अपनी सीवीज की कॉपीज बना लें मल्टीपल,
और अपने घर से निकलें, जो बैंक नजर आए वहां जाएं। ये ना कहें कि मैं इंटरव्यू के लिए आऊँ या जॉब के लिए आऊँ, कहें मैंने मैनेजर से मिलना है और मैनेजर से मिलें, 30 सेकंड में अपने आप को डिफाइन करें, सीवी ड्रॉप करें, निकल जाएं एंड लिटरली 1 वीक के बाद उसका मैसेज है उसकी लाइट बैंक में जॉब हो गया विद इन 1 वीक। अब ये प्रोसेस है, ठीक है, इसमें कोई तुक्का नहीं है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को लोग चाहिए लेकिन लोग नहीं मिलते। जो मिलते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रही होती, उनका एटीट्यूड साथ नहीं दे रहा होता। दैट्स व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस को लोग चाहिए, अच्छे लोग, लेकिन मिलते नहीं है। तो अच्छा बनने के लिए आप एजुकेशन के साथ साथ अपने ऊपर काम करें। ओके, सरकारी यानी कि जो गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जॉब जो आती हैं या प्राइवेट आती हैं, दोनों के जो इंटरव्यूज़ का एक तरीकाकार है वो सेम होता है या डिफरेंट होता है? अच्छा देखिए, इसमें एक बिग डिफरेंस आता है, बिकॉज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना असेसमेंट का क्राइटेरिया है। अच्छा, गवर्नमेंट में ये होता है कि आपका एजुकेशनल बेस पे एक मेरिट बनता है, मेरिट के बाद फिर एक आपका इंटरव्यू का बोर्ड बैठता है, लंबा सीन है और उसमें समटाइम ये होता है कि वो इंटरव्यू बड़ा शॉर्ट होता है, उसमें बहुत सी चीजें उस तरह से कंसीडर नहीं की जाती। ठीक है, कुछ पोस्ट्स हैं जिनके लिए आप बहुत ज्यादा आपका स्ट्रिक्ट कहने के क्राइटेरिया होता है। जब लेकिन आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना कल्चर है। जैसे मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूं तो उनका एक असेसमेंट का, पर्सनैलिटी असेसमेंट का एक पूरा प्रोसेस है, उससे जो पास होता है तो इंटरव्यू के लिए जाता है, अदरवाइज वो इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं करते। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जिनको लोग चाहिए होते हैं, उनके सैलरी पैकेजेस कम होते हैं, तो वो कहते हैं कि इनिशियली इंटरव्यू लें, अगर कुछ बंदे में नजर आता है तो रखने से। सो मिक्स एंड मैच क्राइटेरिया है। सो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने आप को तैयार करना है। और सेकंड ये है कि इंटरव्यू के लिए आप इंटरव्यूज देना शुरू कर दें। जितने इंटरव्यूज देंगे आपको वहां से रिफ्लेक्शन मिलेगी, आप वहां से सीखेंगे, एक प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जैक्टली, बिकॉज पहला इंटरव्यू लाजमी नहीं है आपका कि आने वाले इंटरव्यू के साथ जैसा आप हर दफा सीखते हैं। यस, और आप डिफरेंट लोगों से जब आप मिल रहे हो कि वो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं इंटरव्यू में कि वो आपकी पर्सनल, लाइक मैं एक सीईओ के साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा मेहताब साहब, मैं सीवी में एक चीज देखता हूं, अगर कोई कैंडिडेट स्कूल टाइम में डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेता था तो मैं उसे रख लेता हूं। मैंने कहा सर वो क्यों? कहते हैं कि उसके नेचुरल पैटर्न डेवलप हैं पब्लिक स्पीकिंग के, जस्ट लाइक मी। सो वो कहते हैं कि ये मैंने क्राइटेरिया किसी को बताया हुआ नहीं है, बट मैं ये कंसीडर करता हूं कि मेरे पास 3 सीवीज आ गई, तीनों इंटरव्यू में पास हैं, रिजल्ट सेम है, मैं प्रेफर किसे करूंगा? जो डिबेट कंपटीशन का हिस्सा रहा, जो डिबेटर रहा, बिकॉज उसके अंदर वो नेचुरल एक चीज डेवलप हुई है, उसके पैटर्न डेवलप है। मैं स्कूल लेवल से ही सीखा। सो आप देख लें कि उसका असर आपको यहाँ पे फील होता है कि आपके लिए पब्लिक अपीयरेंस, लोगों के साथ बातचीत करना, आपके क्योंकि कॉन्फिडेंस के पैटर्न बिल्ट है। लेकिन एक इंट्रोवर्ट पर्सन है जिसने आज तक नहीं किया और जॉब पब्लिक डीलिंग की है और आप उसे रख लेते हैं तो वो राइट पर्सन नहीं होगा। ऑल्दो कि उसकी एजुकेशनल कैरियर की जो अचीवमेंट्स हैं बहुत अच्छी होंगी, मे बी उसका पर्सोना भी अच्छा हो, बट वो इंट्रोवर्ट होने की वजह से लोगों से अच्छे से डील नहीं कर पाएगा। ऐसे कुछ लोग हैं, ये आपने भी इवन देखे होंगे कि उनका पहनावा, उनके ओवरऑल अगर हम सीवी की बात करें, जो उनके सब कुछ टॉप नॉच होगा, लेकिन जब बात करने की बारी आएगी, बिकॉज वो इंट्रोवर्ट हैं, उन्होंने आज से एक्सपीरियंस नहीं किया, एक्सपोजर नहीं है, माइंड के पैटर्न देखिए, माइंड के मसल्स है, जितनी एक्सरसाइज करेंगे मसल्स बिल्ड होंगे, और हम ये चाहते हैं कि हमारी सीवी हमारे से की एक्सरसाइज कर ले। अब ये लोगों को समझ नहीं आता, ऐसा नहीं हो सकता। सीवी इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जो प्रेजेंट कर रहा है कि आप क्या है। नेक्स्ट जब आप बोलेंगे देन आपको पता चलेगा। दैट्स द रीजन, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि हम तो उनकी तमाम टर्म्स कंडीशन पे पूरा उतरे थे लेकिन हमें जॉब नहीं मिली। उसके पीछे फिर एक वजह ये भी होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये होती है कि जो आपको हायर करने वाले लोग हैं वो अपने पैरामीटर से मेजर कर रहे हैं। जैसे मैंने एक सीईओ की आपको एग्जांपल दी कि उनकी प्रेफरेंस है, सेम जॉब के लिए 3 लोग आगे वो उसे प्रेफर करेंगे जिसके पास डिबेट का खाना आ रहा है। तो अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन या इस तरह का पूछ रहा है तो इट मीन उसके पीछे उसका मकसद, यस उसका मकसद है कि आपकी हॉबीज क्या है। अब हॉबीज से आइडिया हो जाता है कि ये पर्सन कैसा है, हॉबीज से आइडिया। अब एक बंदा कह रहा है मैं बुक रीडिंग करता हूँ लेकिन वो करता नहीं है, ये भी पकड़ा जाएगा कि ये पर्सन झूठ बोलता है या नहीं बोलता। सो कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू लेने वाला इसलिए पूछता है कि मैं देखूं ये जो कह रहा है और ये जो करता है वो अलाइन है या नहीं। ठीक हो गया। ब्रेक लेनी नाज़रीन, ब्रेक के बाद मजीद हम मेहताब साहब से जानेंगे कि आया कुछ लोग बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट
कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तो इसका क्या नुकसान हो सकता है ड्यूरिंग इंटरव्यू, तो इस पर भी बात करते हैं, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, आज का नौजवान और इंटरव्यू की तैयारी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें आती हैं, पता होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होता। हर इंसान हर फन मौला नहीं हो सकता, उसे बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो इसी पे हम बात करें, मेहताब साहब हमारे साथ है। मेहताब साहब, अक्सर इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन कह लें, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये क्वेश्चन नॉर्मली जो है वो किया जाता है। अब हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता होता कि अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना है, लंबी चौड़ी छोड़ना शुरू कर देंगे, जरा इस पे बताइएगा। अच्छा देखिए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ना एक हुकिंग पॉइंट है, और इसमें आपने जस्ट वो बताना है जिसमें आप स्पेशल हैं। ओके। यूजुअली लोग अपने नाम से शुरू करते हैं, मैंने ये किया है, ये किया है, अब वो सब कुछ ऑलरेडी सीवी पे है। आपकी स्पेशलिटी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, वो चीज आप जैसे ही बताते हैं ना, तो इंटरव्यू लेने वाला हुक हो जाता है, फिर वो आपसे और क्वेश्चन पूछता है। लेकिन आप जब लंबी लगाना शुरू करते हैं तो वो भी ज़हन में सोच रहा होता है, ये है, मैं यहाँ से हूँ, अब्बा का नाम ये है, मैंने ये पढ़ा है, इसकी कोई सेंस नहीं। ये जितना बायोडाटा है ये आपके सीवी पे ऑलरेडी मौजूद है। आपने बताना है आपके पास स्किल सेट क्या है, आप स्पेशल किस में हैं। लेट्स सपोज एक प्रोग्रामर है तो वो किस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करता है, सही। सो वो अपनी प्रोग्रामिंग के बारे में बताएगा कि दिस इज माय एक्सपर्टी एंड दिस। आपने 30 सेकंड के अंदर अपने आप को एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने वो अभी जो आपको ब्रेक से पहले बताया था कि मेरा स्टूडेंट था, उसको मैंने कहा 30 सेकंड में आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है। ये हुकिंग पॉइंट होता है। हमारा अटेंशन स्पैन बहुत थोड़ा है, हम 3 सेकंड में डिसाइड कर लेते हैं कि आगे हमने क्या करना है। सो दैट्स व्हाई आप हुकिंग पॉइंट क्रिएट करें, हुक क्रिएट करें। जैसे ही हुक क्रिएट होगी तो इंटरव्यू लेने वाले का क्वेश्चन बिल्ड होगा। रिसेंटली आई वाज इन मीटिंग, और मैं कराची में एक मीटिंग में था, पैनल बैठा हुआ था, बड़ी टफ मीटिंग थी। सो उन्होंने कहा अच्छा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, सेम क्वेश्चन। सो मैंने कहा माइंड आर्ट्स इज माय फिलॉसफी, जिस पे मैं काम करता हूं। अच्छा जैसे ही मैंने कहा तो वो जितने लोग थे तो वो एकदम से ऐसे हो गए, और उन्होंने साथ ही मेरे से क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी। अब मैंने नहीं बताया मेरा नाम क्या है, मैंने क्या किया, मैं अभी तक क्या कर रहा हूँ। सो आपने हुकिंग क्रिएट करनी है, और हुक क्रिएट करने के लिए आप आपके अंदर जो स्पेशल है वो कुछ भी हो सकता है, जिस भी फील्ड में आप उसको प्रिपेयर करें कि 30 सेकंड में आप अपनी वो स्पेशलिटी। ये फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस एग्जैक्टली, जिसका हमें पता ही नहीं होता, और हम अपने जो ना वो बाप दादा देना शुरू कर देते हैं कि मैं ये हूँ, मैंने ये अचीवमेंट की, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऑर्गेनाइजेशन को इसके साथ साथ आपकी स्किल सेट और जो स्पेशलिटी आप ला रहे हैं उसमें इंटरेस्ट है। सो जिसमें इंटरव्यू लेने वाले को इंटरेस्ट है आप वो बताएं। लाइक एक डॉक्टर साहब ऑस्ट्रेलिया से आए थे, तो उन्होंने कहा मेहताब साहब आप माइंड की बड़ी बात कर रहे हैं, आप 30 सेकंड में माइंड साइंसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो मैं तब आपसे बात करूंगा। ओके। सो मैंने कहा यस सर, very simple equation, 1 + 1 + 1 = 3. 3 is behavior, 1 is your senses, perception, second one is filter, and third one is mind state, emotions. ये मिलते हैं, बिहेवियर बनता है, यही सारी माइंड की साइंस है। अच्छा वो एकदम मेरी तरफ देखना शुरू हो गया, और फिर हमारी जो गुफ्तगू थी वो चलती गई, और 2 घंटे तक हम बैठे। लाइक उन्होंने अपना एक ट्रस्टर रखा हुआ है कि वो जब भी पाकिस्तान आते हैं तो कहते हैं सर मैं टाइम नहीं जाया करता, जिस फील्ड का एक्सपर्ट है मैं कहता हूँ 30 सेकंड 1 मिनट में उसको आप एक्सप्लेन कर दें। अगर वो पर्सन एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो इट मीन कि उसकी ग्रिप नहीं है। अब इंटरव्यू लेने वाला भी एक्सपेक्ट करता है कि आपकी जो एक्सपर्टी है आपने वो 30 सेकंड में एक्सप्लेन करनी है। और जैसे ही आपने एक्सप्लेन की उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, देन फिर मोर क्वेश्चन, डेप्थ डिस्कशन, नॉलेज आपको वो चेक करेंगे। फिर आपका बिकॉज पहला फेज आपने कर लिया, अब आप टिक हो गए हैं। अब उनके माइंड में कनेक्शन बिल्ड हो चुका है। बिलोंगिंग क्यू, हम इसे माइंड की लैंग्वेज में कहते हैं बिलोंगिंग क्यू। जैसे बिलोंगिंग क्यू क्रिएट हो जाता है फिर समझिए कि आपका इंटरव्यू पास हो गया। लेकिन अगर वो फर्स्ट ही आपने एक बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट कर दिया तो फिर आगे क्या होगा? फिर बिलोंगिंग क्यू क्रिएट नहीं होगा। नहीं होगी। अच्छा इंग्लिश की बात करें तो अंग्रेज़ी हमारी कोई ना मादरी ज़ुबान है ना हमारी कौमी ज़ुबान है, तो इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, तो इसको सीखना एक अच्छी बात है। अगर नहीं आता तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन राइट नाउ जो सिचुएशन है वो ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं इंटरव्यू इंग्लिश में लिया जा रहा होता है। जो इंटरव्यू लेने वाला है वो बड़ी अंग्रेज़ी झाड़ रहा होता है, या जो इंटरव्यू देने वाला है वो 4 जुमले जाके ना अंग्रेज़ी के झाड़ना शुरू कर देगा। अब दोनों साइड पे अगर देखें तो अंग्रेज़ी अगर कमज़ोर होती है, इंटरव्यू लेने वाला उसको प्रॉपर तरह से इंग्लिश नहीं आती, या जो इंटरव्यू देने आया हुआ है वो प्रॉपर इंग्लिश में नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा, तो क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, इंग्लिश आना और इंग्लिश की फ्लुएंसी दोनों बड़े डिफरेंट हैं। बिल्कुल ऐसा। अब फ्लुएंसी जब आपके पास नहीं है तो आप पैनिक ना क्रिएट करें। आप अपने नेचुरल वे में स्टार्ट करें। आप बाय लैंग्वेज यूज कर लें, आप इंग्लिश प्लस उर्दू का कॉम्बिनेशन यूज कर लें, बट आप अपने कॉन्फिडेंस को शेक ना करें। बिकॉज जब हम पैनिक होते हैं फ्लुएंसी के लिए, देखिए फ्लुएंसी आती है जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में इंग्लिश यूज करते हैं। ठीक है। जैसे एक ऐसा पर्सन जो कॉल सेंटर में काम करता है उसकी फ्लुएंसी से कोई मैच नहीं कर सकता, बिकॉज वो गोरों से बात
बात करता है और उसका daily, हाँ उसके डेली जो उसका कॉल पे कन्वर्सेशन है वो इंग्लिश में है। अब उसकी फ्लुएंसी उसका एक्सेंट हम मैच नहीं कर सकते। सो व्हाई हम उस चीज में अपने आप को एकदम से डैमेज करें और हम सोचें कि मैं भी इतनी फ्लुएंसी से बोलूंगा। अच्छा, जैसे ही फ्लुएंसी हम झाड़ना शुरू करते हैं माइंड साथ नहीं देता, बिकॉज माइंड के पैटर्न नहीं बिल्ड। सो द बेस्ट प्रैक्टिस जो मैं भी यूज करता हूँ, मैनी टाइम ऐसी जगह हुआ कि मैं एक जगह एक सीईओ के साथ बैठा और वो भी कॉल सेंटर के थे और उन्होंने इंग्लिश जब स्टार्ट की, सो मैं सोच रहा था मैं क्या करूँ। I started with my natural flow. Okay. And literally उस CEO के रिमार्क्स थे, सर ट्रेनिंग आप उर्दू में दें, पंजाबी में दें, आई एम ओके विद दैट, आई नीड स्किल सेट। ठीक है, एकदम से वो शिफ्ट हो गया और उसने जैसे ही वो उसने अपना शिफ्ट किया, अपना एक्सेंट उसने देसी किया और वो मेरे साथ देसी कन्वर्सेशन उसने स्टार्ट कर दी। सो अब मैं सोच रहा था कि मेरे पास वो फ्लुएंसी नहीं है तो मैं क्या करूं। अब इस पे मैं सोचूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा। सो आप प्रैक्टिस करें, अपने एक्सेंट को डेवलप करें, आप डेली कन्वर्सेशन में यूज करें, बट इसके साथ साथ ये चीज माइंड में रखें कि इंग्लिश इज अ सेकंड लैंग्वेज। और सेकंड लैंग्वेज में आप लाइक मैं जब सऊदीया जाता हूँ तो वो अरबी जब इंग्लिश बोलते हैं तो आप एक बार सुन के परेशान हो जाते हैं। सो आप देखें कि वो लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, हाल दो कि वो बड़ी टूटी फूटी उससे अच्छी हम बोल लेते हैं, लेकिन हम लोग उससे अच्छी बोलने के बावजूद अपने कॉन्फिडेंस को डाउन करते हैं। जो चाइनीज हैं उनको भी नहीं आती, वो भी जो रशियन है उनको भी नहीं आती, वो टूटी फूटी बोल रहे होते हैं लेकिन बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। और हम इस सेंस में होते हैं परफेक्शन के कि हम बिल्कुल परफेक्ट बोलेंगे, एक्सेंट भी उन जैसा होगा, फ्लुएंसी भी वैसी होगी। सो व्हाई नॉट कि हम अपने नेचुरल फ्लो में रहें। सो जितना आप नेचुरल रहते हैं ना, आपके प्लस पॉइंट बढ़ जाते हैं, जितना नेचुरल रहते हैं। ठीक हो गया। इंटरव्यू के बाद एक फॉलोअप का जो सिस्टम है ये क्यों जरूरी होता है? देखें, बिकॉज इंटरव्यू लेने वाले के पास ना सीवीज का ढेर लगा हुआ होता है। True. और फॉलोअप करना इसलिए ज़रूरी है कि ये आपके सीरियसनेस को शो करता है। अच्छा, कुछ लोग फॉलोअप का वेट कर रहे होते हैं कि राइट कैंडिडेट वो है जिसने फॉलोअप किया। ये सीरियसनेस को शो कर रहा है ना कि आप कितने सीरियस हैं। कुछ लोग हैं कि वो इंटरव्यू, ये भी ट्रिक होती है। हाँ, ये भी ट्रिक है। अब कुछ लोग हैं जो इंटरव्यू देके भूल जाते हैं हमने इंटरव्यू दिया, जब कॉल आती है तो कहते हैं अच्छा हमने इंटरव्यू दिया था, ओहो, उनको याद ही नहीं होता। अब ये नॉन सीरियस एटीट्यूड है। अब वो ये पैटर्न नोट कर लेते हैं और ऐसे कैंडिडेट को इंटरव्यू लेने वाला और सिलेक्शन टीम प्रेफर नहीं करती। सो फॉलो अप आपके सीरियसनेस को शो करती है कि आप कितने सीरियस हैं, कितने कमिटेड हैं, कितना प्रोफेशनलिज्म है आपके अंदर। अच्छा, जो स्किल्स हैं वो कितनी अहम है डिग्री के मुकाबले में? क्योंकि सीवी आजकल हमारे बच्चे धड़ाधड़ बना रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं और बड़े अच्छे उनके नंबर्स हैं, ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्किल्स की बात करें तो कहीं ना कहीं वो मार खा जाते हैं। तो स्किल्स का कितना अहम रोल है? देखिए, स्किल्स एंड कंपिटेंसी जो है ना, ये तो एक रियलिटी बेस्ड चेक है और डिग्री के अंदर भी ये चीज़ मौजूद होती है। बट हम लोग डिग्री को भी ऐसे करते हैं कि हमने वो रट्टर लगाया, पास किया, मार्क्स लिए और गो ऑन। अब स्किल सेट के बगैर लेट्स सपोज कि मेरे पास एक ड्राइवर आता है, कहता है सर मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मैं ड्राइविंग अच्छी कर लेता हूँ, लेकिन उसको ड्राइविंग नहीं आती, तो क्या मैं उसे रखूंगा? नेवर, बिकॉज उसको ड्राइविंग नहीं आती, या ड्राइविंग आती भी अगर वो अच्छी ड्राइविंग नहीं करता तो मैं उसे स्किप कर दूंगा। सो स्किल सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कोर है आपका। यानी कि 50% अभी तक जितनी हमने डिस्कशन की वो है, 50% वेटेज आपके स्किल सेट की है। बिकॉज स्किल सेट ही तो आपकी परफॉर्मेंस लाता है, और अगर स्किल सेट ही आपकी वीक है, उस पर आपने काम नहीं किया हुआ, तो डेफिनेटली यू आर नॉट रेडी। और फिर आपको अगर जॉब मिल भी जाएगी, आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं करेंगे, आप उसमें से ग्रो नहीं करेंगे। जो लोग अपने 50% के साथ स्किल सेट पे काम करते हैं, उनकी ग्रोथ की रेशो तेज होती है। और आप देखेंगे कि वो बहुत जल्दी प्रमोशंस ले लेते हैं, वो स्विचिंग कर लेते हैं, वो अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं, बिकॉज स्किल सेट मार्केट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज देता है, चांसेस देता है कि आप जल्दी से जल्दी ग्रो करें। ठीक हो गया। मैं तो अब सब आज के एक मुकाबले वाला ये दौर चल रहा है, तो नौजवान जो है वो कैसे खुद पे काम करके अपने आप को नुमाया कर सकते हैं, मनवा सकते हैं? पैगाम दे दें। देखिए, उसमें नौजवानों के लिए कि जिस भी फील्ड में अपनी इंडस्ट्री से अपडेटेड रहें, नए ट्रेंड्स को फॉलो करें। चेंजिंग बड़ी तेज़ी से आ रही है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा मर्जिंग हाइब्रिड मॉडल चल रहा है। सो जो टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हो रही हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं उसको सीखें, अपने आप को अपडेटेड रखें। बिकॉज अगर आप अपडेटेड नहीं रहेंगे तो आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे, आपकी जॉब की रिप्लेसमेंट बड़ी इजी हो जाएगी, लोग आपको बड़ी इजीली रिप्लेस कर देंगे। सो अगर आप रिप्लेसमेंट से बचना चाहते हैं तो अपने आप को अपडेटेड रखें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मेहताब साहब, आपके वक्त का नाज़रीन। डेफिनेटली आज का नौजवान जो है अगर सच्ची लगन रखता है, खुद को मजबूत रखता है, खुद एतमादी उसमें होती है, तो यकीन जाने जब वो इंटरव्यू की तैयारी करेगा तो कोई चीज़ उसको नाकाम नहीं बना सकती। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुस्तकिल मिजाजी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मैंने इंट्रो में यानी कि स्टार्ट में प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था,
पॉजिटिव रहना, मस्बत सोच जो है वो ही असल कामयाबी की कुंजी है। अगर हम इन चीज़ों को समझ लें तो हमारा इंटरव्यू कामयाब है, वो वहाँ जो पूछे जाने वाले सवालात हैं उनके डेफिनेटली जवाब देना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, और कोई भी चीज़ हमें हमारी शख्सियत को डाउन नहीं कर सकती, हमें नाकाम नहीं बना सकती, और हमारा रवैया, हमारी जो सलाहियतों का एक अंदाज़ है वो ही हमें बूस्ट करता है। खुद पे भरोसा करें और अपने जो भी आप इंटरव्यू दे रहे हो उसकी भरपूर तैयारी करें मस्बत अंदाज में, और अपने ऊपर एतमाद रखते हुए इंटरव्यू के लिए जाएं तो कामयाब हो गए। हम ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक इन डिटेल डिस्कस करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, अगला टॉपिक है आपकी सेहत के हवाले से। सेहत की जब हम बात करते हैं तो अच्छी सेहत किसी नेमत से कम नहीं होती, और इस नेमत की इसका जो असल राज या असल इसकी जो कुंजी है ना, वो यकीन जाने फिटनेस में छुपी हुई है। राइट नाउ जो सिचुएशन है, इस मसरूफ दौर की बात करें, इस तेज़ रफ्तार दौर की बात करें, तो अक्सर हम अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके नतीजे में आप देखें तो हमें जिस्मानी बीमारियां, जहनी दबाव का जो है वो हमें सामना करना पड़ रहा होता है, और ये चीज़ें बढ़ती जा रही है, इसमें कमी वाकई नहीं हो रही, बल्कि आप देखिए लेजीनेस किस कदर ज़्यादा हो चुकी है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसे मामले हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो फिटनेस की जब हम बात करते हैं, लोगों के माइंड में आता है कि फिटनेस जस्ट लाइक एक्सरसाइज, आपने जिम जाना है तो यही फिटनेस है, लेकिन फिटनेस जो है वो सिर्फ एक्सरसाइज तक महदूद नहीं है, बल्कि आप देखें तो एक मतवाजन तर्ज ज़िंदगी आपकी इसमें आती है, एक सेहतमंद ग़िज़ा जो है वो इसमें शुमार है, एक मुनासिब नींद जो है उसका इसमें शुमार किया जाता है, और फिर से वही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कही थी, मस्बत सोच का जो मजमुआ है वही है हमारी अच्छी सेहत का राज, जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और जो फ़र्द, जो लोग, जो अफराद अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें फ़िटनेस को शामिल कर लेते हैं, यानी कि जो जितनी मैंने अभी चीज़ें आपको काउंटर करवाई हैं, अगर इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो यकीन जाने ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे बल्कि ज़हनी लिहाज से भी वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। आप जब ज़हनी तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे, पुरसुकून महसूस करेंगे, तो आप खुद सोचें कि आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी, कितने इत्मीनान में होगी, कितनी हेल्दी आपकी लाइफ हो जाएगी। और यही हकीकत है कि अच्छी जो सेहत है उसका राज ये मेडिसिन में नहीं छुपा हुआ, जो हम डिफरेंट विटामिन्स के सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, अपने आप को नींद करने के लिए जो है वो गोली खा रहे होते हैं, एक्टिव करने के लिए हम कोई ना कोई मेडिसिन जो है वो ले रहे होते हैं, तो दवाइयों में कोई सेहत नहीं है। और बल्कि आप देखें तो ये हमारी ज़िंदगी को और ख़तरात से लाहा कर सकती है, और बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ इससे जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अच्छी सेहत, जिसके मैंने कुछ चीज़ें आपको काउंट करवाई हैं, क्या हम वाकई इनको फॉलो करते हैं, क्या हम वाकई इन पे काम करते हैं। एक मुनासिब ग़िज़ा है हमारी, बैलेंस डाइट, एक बैलेंस हमारा जो है वो लाइफस्टाइल है, एक पॉजिटिव सोच हमारी है, या फिर हम सिर्फ और सिर्फ कमाई के पीछे लग गए कि हमने डॉलर्स कमाने हैं, यही ज़िंदगी है, यही सेहत है और यही खुशी है। इस पे आज हम इन डिटेल बात करते हैं। इस पे डिस्कशन के लिए हमारे ट्रेनर हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, फैसल इरफान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फैसल। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? हम गुड, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक, बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। बस क्या करें, एक्टिव रहेंगे तो एक्टिव रखेंगे एक्टिव बिल्कुल गुड, एक्चुअली में एक्टिव रहेंगे तो एक्टिव रखेंगे। अच्छी सेहत का या खुश रहने का या सेहतमंद जिंदगी बसर करने का राज क्या है? राज है जी डॉलर, जिसकी अभी आपने बात की। ऐसा ना करें, ऐसे करना पड़ेगा। देखें, हैप्पीनेस इज एवरीवेयर। खुशी आपको कहीं से भी मिल सकती है। ओके। हमने इर्द गिर्द अपने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जिनके पास डॉलर नहीं है और खुशी है। True. और खुशी का बेसिक एलिमेंट ये है कि सेहत है। अगर कहते हैं कि हेल्थ जो है ना वो आपका 1 है और बाकी सारी चीजें 0-0 हैं। अगर 1 है तो उसमें 0 ऐड होते जाएंगे। Exactly. 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, लाख होगा। Yes. लेकिन अगर ये 1 नहीं है बाकी 0 तो फिर आप 0 हैं। तो 0 इज नॉट अ हीरो। Okay. तो हीरो बनने के लिए आपको 1 चाहिए। Yes. ठीक है। Okay. तो 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ इज है। एवरीथिंग। हेल्थ है तो हैप्पीनेस है। एच फॉर हेल्थ, एच फॉर हैप्पीनेस। तो सबसे ज्यादा जो आपने ख्याल रखना है वो अपने हेल्थ का रखना है। इन्वेस्ट करें हेल्थ में करें, सर्व करें हेल्थ को करें, ख्याल रखें हेल्थ का रखें। हेल्थ होगी बाकी सारी चीजें अट्रैक्ट होती रहेंगी। लेकिन हेल्थ नहीं होगी तो फिर आपको काफी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम होगी। जैसे फिटनेस की बात आती है तो उनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें एक्सरसाइज शामिल है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें नाज़रीन को मैंने जो है वो गिनवाई, तो आपसे भी हम उस पर डिस्कशन करते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि वो सिर्फ कहते हैं कि हमें जिम जाना है, वर्जिश करनी है, दैट्स द
एक फिटनेस है, लेकिन इसमें जो हमारा एक बैलेंस मतवाजन जो तर्ज जिंदगी इसमें आ जाता है, इसमें सेहतमंद हमारी यानी कि बैलेंस डाइट हमारी आ जाती है, इसमें मुनासिब नींद हमारी आ जाती है, पॉजिटिव थिंकिंग हमारी आ जाती है, जो कि आजकल बिल्कुल नहीं है। हम पहले सोच को देख के अच्छा इरफान में ये मसले तो हैं, इसकी सोच बड़ी खराब है तो सबसे पहले हम इस तरह की चीजें सोचने लग जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारी जिंदगी में जगह बना चुके हैं, और फिटनेस सिर्फ हमने एक्सरसाइज के साथ जोड़ दी, तो ये बाकी चीजों को भी समझना या उनको भी एक बैलेंस रखना कितना जरूरी है। एग्जैक्टली मैं भी मुझे बुल्ले शाह का वो कलाम याद आ गया कि मस्जिद मंदिर भज भज वड़ना है, अपने अंदर वड़िया ही नहीं। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि हमने कभी अपने अंदर देखा ही नहीं कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है। ऐसे सबसे बेहतर चीज जो आपको लाइफ में ऑन द ट्रैक कर सकती है, यानी सीधे रास्ते पे ला सकती है, वो है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी होगी तो वो आपको हर तरफ लेके जाएगी, पॉजिटिव लोग आपसे जुड़ेंगे, आप पॉजिटिव लोगों से मिलेंगे और हैप्पीनेस क्रिएट होगी। सेहत के लिए जरूरी है हैप्पीनेस और हेल्थ का सेंस होना, मतलब ठीक है। अच्छा फैसल, हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हमें ये तमाम पॉइंट्स पे नाज़िर इन डिटेल बात करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी फिटनेस के साथ रिलेट करते हैं। फिटनेस सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। तो इन डिटेल मजीद इस टॉपिक पे बात करते हैं, साथ रहेगा ब्रेक के बाद में। आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम जो बात कर रहे हैं, अभी हमारा जो टॉपिक है अच्छी सेहत का राज फिटनेस में है, और फिटनेस जो है वो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, उसके साथ और बहुत सारे आंसर जो है वो जुड़े हुए, जिनको समझना बड़ा जरूरी है। फैसल हमारे साथ है। फैसल, आप हमें बता रहे थे कि ये सिर्फ वर्जिश नहीं बल्कि इसके साथ एक प्रॉपर एक आपका जो मतवाजन तर्ज जिंदगी है, बैलेंस डाइट है, अच्छी नींद है, अच्छा मूड है, ये होना भी बड़ा जरूरी है। बताइए इन डिटेल कैसे। जी बिल्कुल जनाब, मूड लिफ्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह सवेरे सबसे पहले जब तो आंख खुलती है ना, वहां से आपका मूड लिफ्टिंग का आगाज होता है। ठीक है, या तो आपको जो है वो बुरी इंटेंशंस आ रही होती हैं कि आज का दिन मेरा अच्छा नहीं गुजरेगा, या फिर कोई मिसहैप हो जाता है, तो सबसे बेहतर चीज है मैनिफेस्टेशन, यानी खुद को बताना कि आज का दिन इज गोइंग टू बी अमेजिंग। ठीक है, मैनिफेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंख खुली तो आपने कहना है कि यार आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, और मैं आज बहुत अच्छा काम करूंगा या करूंगी। बस वहां से आपकी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाएगी। जिम जाना इज गुड, बट जिम जाके खुद को जिम के हवाले कर देना कि मैं हाजिर हूं जनाब, आका जो हुक्म बताइए, ऐसे नहीं होगा। सही। अच्छा, कुछ लोग जिम जाके भी ना सिर्फ सेल्फीज बनाते हैं, कुछ नहीं करते। लड़कियां एग्जैक्टली तो अब तो खैर लड़के भी बहुत ज्यादा अच्छा, हाँ वो तो आपको पता है कि छींक मारेंगे, स्नीजिंग विद 22 and 3 others। ओह माय गॉड। तो इस तरह की चीजें होती हैं, बट जिम आप जाते हैं तो आपको जिम में ही ये नहीं कि आपने 2 घंटा वर्जिश कर ली तो आप मतलब पूरे दिन का कोटा पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। 30 मिनट्स इज अ गुड टाइम। 30 मिनट वर्जिश करें, लेकिन सिर्फ वर्जिश करें, उसमें यहाँ वहाँ ध्यान ना दें, अपनी वर्जिश का ख्याल रखें, रेपिटेशंस का ख्याल रखें, 2 रेपिटेशंस के दरमियान कितना टाइम है वो उसका टाइम रखें। उसके बाद फिर जिम के अंदर जो ट्रेनर्स होते हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपको किस लाइन पे जा रहे हैं, तो उसके लिए आपकी होती है प्रोफाइलिंग। जब भी आप स्टार्ट करें आप कंप्लीट प्रोफाइलिंग कराएं, आपका बीएमआई है, वेट कितना है, आपका ब्लड प्रेशर लेवल क्या है, ग्लूकोज लेवल क्या है, शुगर लेवल क्या है, उसके मुताबिक फिर आपका आता है डाइट प्लान। वर्जिश अगर आप कर रहे हैं और उसके बाद पिज्जा ही पिज्जा, शाम सवेरे होने पिज्जा ही पिज्जा, फिर उस पर काम नहीं चलेगा। ठीक है, जो लोग सुन रहे हैं ना वो कह रहे कि ये जो ट्रेनर है ना ये हमारे पेट पे बैठ गया आके पिज्जा नहीं खाना, और पिज्जा हम शुरू कर देते हैं। लेकिन पेट पे बैठेंगे तो खाना कम जाएगा ना, तो पेट पे बैठना बहुत जरूरी है। तो आई डोंट नो कि इटली में जो पिज्जा है, जहां से पिज्जा बना, इटालियन पिज्जा, वो परेशान है कि पाकिस्तानियों ने क्या बनाया है। सीरियसली, क्योंकि हमने ऐसा चीज, मतलब पिज्जा के अंदर हमने राउंड करके उसकी क्रस्ट के अंदर भी सॉस और डिप्स और कबाब ठूस के और अंदर उसमें मायोनीज ठूस के चीज डाल दी है, ऐसे कि कोई चीज आपने कर पानी नहीं छोड़ना, कुछ बिल्कुल थिन लेयर होती है आटे की, जिसके ऊपर हल्की सी लेयर चीज की और कुछ टॉपिंग्स होती हैं, वो होता है रियल पिज्जा। यहाँ पे तो हमारा सालन और रोटी वाला सिस्टम है ना, जब तक वो ना हो तो लोग कहते हैं यार ये कैसा पिज्जा है, ये तो मजा नहीं आ रहा। थिन दे ना तो वो कहते हैं तो अच्छा पिज्जा ही नहीं। हाँ, एक ही बड़ा है तो सिर्फ उनको सही मोटा चाहिए, जो सही थिक हो। हाँ, एक स्लाइस खाओ तो पेट भर जाए। तो बेसिकली वो पिज्जा जो है वो अब चीज भी ऐसी कि सबको पसंद है। आज तक आपने कोई किसी को नहीं देखा होगा कि मुझे पिज्जा नहीं पसंद, ऐसे ही। इट्स जस्ट एग्जांपल। और उसके बाद अगर पिज्जा के साथ हमारे पास फिजी ड्रिंक ना हो, कोल्ड ड्रिंक्स ना हो, कोला ना हो, तो हम कहते हैं नहीं जी, तो फर्ज है, हमारी डाइट जो है अधूरी रह गई। और जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ना वो कहते हैं 0 शुगर दे दीजिए, मुझे डाइट खोला दे दे। उसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं जी, उसमें भी इक्वल शुगर है। अगर उसमें शुगर ना होती तो आपको वो कड़वा लगता। Exactly.
तो सबसे पहले तो आप इन चीजों को अपनी लाइफ से कट करें, स्पेसिफिकली ये कोला को कट करें, ठीक है। हाँ, अगर आपने कहना है कि एकदम से मैं नहीं छोड़ सकता, तो आप एक काम करें, आप ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएं। ओके। हाँ, आप ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएं, व्हाइट से फिर आप ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता पीछे आ जाएं, उससे फिर आप शरबत में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। फिजी को कम करें और शरबत से बाद आप देखिए उसके अंदर सोडा है, सोडा आप देखें, बेकिंग सोडा है, आप किसी भी चीज में डालते हैं, उसको बेक करते हैं तो वो फूल जाता है ऐसे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वो बिस्किट और नान खताई ना बने, तो आपको अपनी लाइफ से सोडा निकालना पड़ेगा। अच्छा, मुझे लगता है आपने सोडा निकाला हुआ है इसीलिए आप फूले हुए नहीं। हाँ, मैंने सोडा निकाल दिया है, ठीक है। तो अगर आप फूलना नहीं चाहते, हाँ, तो सोडा निकाल दें और स्वीटनेस रखें, स्वीटनेस अपने अंदर रखें बस। मुझे बताइएगा कि ये फिटनेस का, यानी एक तो हम अपने जिस्मानी लिहाज से देखें तो अपने बड़े डोले शोले बनाने के लिए हम जिम जा रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो हमारे ऊपर का माला है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो दिमाग, हमारा जो जहन है, हमारी जहनी सेहत है, दिस इज मोर देन इम्पोर्टेंट। लेकिन इसको हम क्यों अवॉइड कर देते हैं, और ये कितने, इसका जो एक ताल्लुक है दरमियान में, यानी फिटनेस का हमारे जिस्मानी सेहत और जहनी सेहत, इनका जो ताल्लुक है वो कितना स्ट्रॉन्ग और कितना ज़रूरी है? देखें जी, उस यानी कहते हैं कि द की टू सक्सेस इज सानुकी। अब ये वाली की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग कहते हैं सानुकी, कुछ भी लाइफ में हो रहा है सानुकी, हेल्थ खराब हो रही है सानुकी, डॉक्टर है ना, पैसा बहुत है, कोई बात नहीं, खाए जाओ, इलाज कराई जाओ, ठीक है। उसके बाद अजीब अजीब सर्जरीज आ जाएंगी, कोई बात नहीं, बबलू बन जाओ और उसके बाद कटौती करवा के वापस बबली बन जाओ। तो ये तो है, लेकिन ये जब तक आप रेंट आउट कर देंगे ना, तो आपका काम नहीं होगा, इससे सोचना पड़ेगा। दिस इज द पावर स्टेशन। ट्रू। ये पावर स्टेशन आपको देगा हार्ट बर्निंग, और हार्ट बर्निंग आपको देगा बॉडी बर्निंग। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमने देखें, हम अपनी लाइफ के रिस्पॉन्सिबल खुद हैं। हम सीढ़ियां चढ़नी छोड़ दी, हम लिफ्ट यूज करते हैं ऊपर नीचे जाने के लिए। ऑल्दो कि मैं चाइनीज के साथ बहुत अरसा रहा हूं, मैंने उनके साथ काम किया है, दे नेवर यूज एलिवेटर्स, कभी वो लिफ्ट यूज नहीं करते, पैदल चल के जाते हैं, गर्म पानी पीते हैं, नो शुगर, नो कोल्ड ड्रिंक, टी पूरा दिन पीते हैं लेकिन विदाउट शुगर। ऐसे उन्होंने अपनी बोतल में रखे होते हैं हर्ब्स निकाले गर्म पानी में। अच्छा, उनका वो एक बड़ा स्पेशल कहवा होता है जो पीते हैं, अगर वो मतलब जो भी खा रहे हैं ना, यकीन जाने विद इन मिनट्स वो डाइजेस्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। और हमारे यहाँ भी कहवा होता है, लेकिन उसको कहते हैं कभी आओ ना तुमको कहवा खिलाएगा। वो शुगर से वो गुड़ चीनी पता नहीं क्या क्या मिलाया। एग्जैक्टली। और वो कहवा उस वक्त आपको पिलाते हैं जब उससे पहले आपको इतना बड़ा बकरा दुम्बा खिला चुके होते हैं, तो फिर वो खिलाते हैं। तो आप जब इन चीजों को अवॉइड करेंगे तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, ऑटोमेटिकली आप चमकते दमकते नजर आएंगे, आपकी हैप्पीनेस होगी, हेल्थ होगी। आपने नोट किया होगा, स्टमक पे जब बहुत ज्यादा लोड हो, बर्डन हो, तो आप ना सो सकते हैं, ना आप सांस ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसे खाते हैं कि सांस लेने की जगह नहीं होती, अरे बहुत होता है ऐसा। जब आप किसी दावत में जाएं, शादियों में जाएं, तो फिर आप सोचते हैं कि ये डिश तो रह गई है। अच्छा, मैं पिछले दिनों माजरत के साथ शादी पे गई, मेरे रिलेटिव की ही शादी थी, मतलब वो दो फैमिलीज यानी कि बाहर से वो एक फैमिली थी। अब मैं जब उस टेबल को मैंने देखा ना, जिस तरह वो खा रहे थे, मेरी लिटरली भूख उड़ गई। मैंने कहा मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। कहा बाद में कहाँ मिलेगा, 12-1 बज जाएंगे, घर जा। मैंने कहा मुझे कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाएगा, लेकिन अभी मुझे नहीं खाना। मतलब वो जिस तरह खा रहे थे खवातीन खासकर, मैं हैरान कि क्या ये एक हफ्ते की 10 दिन की भूखी है। exactly. तो हम अपने साथ जाती करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा है बिल्कुल। वो जब तक अगर आपको 10 डिशेस पड़ी है ना, और आप कहेंगे कि मैंने कोई डिश छोड़नी नहीं, मैंने सब चेक करनी है, तो चेक करते करते भी ना इतना हो जाता है कि फिर कोई आपको चेक नहीं कर पाता। ठीक है ना। तो इसके लिए जरूरी कि आप खाना अपना ना सही, लेकिन पेट तो अपना है ना, अपना है ना यार, हेल्थ अपनी है। और खासकर जब आप लेट नाइट खा रहे हैं, सोने से थोड़ी देर पहले खा रहे हैं, खा के फौरन सो जाते हैं, उसमें कोई स्पैन नहीं है, गैप नहीं है, उसके बाद फिर आपको ड्राउन ख्वाब होता है, हाय मैं डर गई। देखिए स्टमक बट जब ये बैड ड्रीम्स जो आते हैं ना, ये सिर्फ उस वक्त आते हैं जब आपका स्टमक अपसेट होता है। यस एब्सोल्युटली। आपको गैस ट्रबल है, आपको ब्लोटिंग है, आपने बहुत ज्यादा खा लिया है, वो सब चीजें इतनी होती हैं कि आपका स्टमक डायरेक्टली लिंक है आपके ब्रेन से। आपने देखा हो जब स्ट्रेस में होते हैं लोग, परेशान होते हैं, भूख नहीं लगती, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी भूख मर गई है, इसलिए कहते हैं बिकॉज स्टमक आपकी यहाँ से लिंक है। जब ईज ऑफ माइंड होगा तो आपको खाने का दिल भी चाहेगा। तो हमेशा 4 पोर्शन से तो 4 में से 3 खाइए, 1 पोर्शन को सांस लेने का जगह छोड़ दें, ताकि आप हैप्पीनेस जो है देखें ना। कहा जाता है, सुनना भी है ना, कि आप रात को पेट भर ना खाएं, और खाने के बाद आपने कम से कम 40 स्टेप्स जो है वो चलना है। एग्जैक्टली। तो हम क्या करते हैं, वही खाते हैं, वो बस किचन में बर्तन रखे और आके बस लेट गए बेड पे, बैठ गए सोफे। ऐसे ही है।
अब ये जो काम होगा तो हमारा- अब ख्वाबों में ही होगा। वो जो होगा वो ख्वाबों में ख्वाबों होगा। में होगा। अच्छा, ख्वाबों से मुझे याद आया, फिटनेस के लिए नींद कितनी अहम है, क्योंकि जो हमारा जो एक सर्कल है ना नींद का, वो बड़ा डिस्टर्ब हुआ है। जो सोने का टाइम है वो हम जाग रहे होते हैं, Exactly. जो जागने का टाइम है वो हम सो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही महविश, मैंने वही कहा कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन सेल्फ। हमें पता है, कुछ तो चले वो लोग हैं जो नाइट शिफ्ट्स में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, लेट नाइट्स काम कर रहे होते हैं, उनका लाइफस्टाइल इज डिफरेंट, उन्होंने उस तरीके से खुद को मोल्ड करना है। लेकिन अगर आपकी लाइफ स्टाइल में आप ब्लेस्ड हैं कि आपके पास मॉर्निंग का काम है, मॉर्निंग की जॉब है, तो यू आर वन ऑफ द ब्लेस्ड पीपल जिसको रात सोने के लिए मिलती है। जिसको रात सोने के लिए मिल जाए ना, Seriously. उसको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए नहीं उसकी होना हेल्थ चाहिए। पे। अगर आप टाइम से सो जाते हैं और टाइम से उठ जाते हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल, आपका बैलेंस, आपकी हार्मोनल बैलेंसेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। Yes. तो नींद इज इक्वली इंपॉर्टेंट। हाँ, अच्छा, ज्यादा सोना भी इज नॉट गुड। अगर आप कहते हैं कि जी 7 से 8 घंटे, 8 घंटे, यस, मिनिमम आपको इतना होना चाहिए। मैक्सिमम अगर आप कह रहे हैं तो 9 घंटे Okay. इज अ गुड स्लीप। ठीक है। और उसके बाद फिर आपने ग्रेजुअली उठना है, और सबसे पहले उठते ही ना आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। उठते ही हम क्या करते हैं, या तो बेड टी ले लेते हैं या बेड कॉफी ले लेते हैं। और कुछ लोगों की सुबह, हमारे एक जानने वाले थे, उनकी दोनों किडनीज फेल हो गए। सो वी केम टू नो लेटर ऑन कि वो सुबह ही उठ के ना एक फिजी ड्रिंक पी लिया करते थे। और वो वाली फिजी ड्रिंक जिसको पावर ड्रिंक भी कहते हैं, हाँ, तो उनकी सुबह ही उससे होती थी। तो यंग एज में बिल्कुल पता नहीं। और ही वॉज अ यंग मैन, मतलब 20 से 30s के दरमियान में थे वो। और उसमें आप सोचें कि इतनी सी लाइफ में आपकी दोनों किडनीज कैसे फेल हो सकती हैं। वो उसी वक्त है कि जब आप ये फिजी ड्रिंक्स लेंगे, सबसे पहले जो प्रोसेसिंग होनी है आपकी बॉडी में चीज जा रही है, वही इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो वो आपकी पूरी बॉडी को डैमेज करेंगे। ऐसे तो सुबह उठ के सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप पानी पिएं, और अगर पानी में नीम गर्म या गर्म पानी है, दैट इज द बेस्ट थिंग। ओके। उसमें अगर आप ऐड करते हैं हनी यानी शहद, और अगर आपने वेट लूज करना है, वेट कम करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, तो आप एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका 2 चम्मच उसके अंदर वो डालें। शुरू में आपको अजीब लगेगा कि मैं क्या पी रहा हूँ, टेस्ट, हाँ, लेकिन आपको पता चलेगा कि आपकी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगेगा कि दिस इज द पावर स्टेशन। वाओ, जब खासकर खवातीन को पता चलेगा कि हमारा वेट कम हो रहा है। ओह नो नो नो, आई जस्ट टेक दैट कॉफी, ये तो बहुत टेस्टी है। नो शुगर प्लीज। क्योंकि फिटनेस के मामले में हमारी खवातीन जो है ना, वो आजकल बड़ी कॉन्शियस। हाँ, कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में वेट उन्होंने कम करना है। उसके Exactly. लिए आप जो तगोदो करवाना चाहते हैं करवा लें। करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। इवन के फ्री का खाना भी छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं मैं डाइट पे हूँ। फ्री का बहुत खाना। ओके, स्ट्रेचिंग कितनी जरूरी है हमारी बॉडी के लिए? स्ट्रेचिंग उतनी ही जरूरी है जितना हमारी लाइफ में सांस लेना जरूरी है, ठीक है। बेसिकली इसको एंटी एजिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरह आपकी एज ग्रो करती है, आपको जॉइंट पेन, मसल पेन, आए दर्द, ओए दर्द, वो शुरू हो जाते हैं जब ये स्ट्रेचिंग होगी। अच्छा, ये दर्द सिर्फ ना हम एशियंस को ही होते हैं, हाँ, गोरों को कोई ये दर्द नहीं होता। आप देखिए उनकी 50-60 साल जो खातीन होती हैं, वो कितनी एक्टिव होती हैं। हाँ, और हमें कभी ये गिट्टे गुड्डों में दर्द, कभी जोड़ों में, कभी कमर में दर्द, कभी शोल्डर पेन हमारे शुरू होते हैं। देखिए इसीलिए शायर ने कहा है ना, ये गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना। तो क्योंकि कोई मसला नहीं है, सारे मसले नजर हमें लगती है, ठीक है? हाँ, जादू तो हम पे होते हैं, हाँ, उन पे कोई नहीं होते। तो उन पे नहीं होता। तो ये बेसिकली चीज है। तो जब आप सुबह, आपकी लाइफस्टाइल स्टार्ट ही अच्छा होगा तो दिन भी अच्छा होगा। सबसे पहले आप जब उठते हैं, तो मैं प्रीवियस शो में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम स्टार्ट हमें करना चाहिए बेड योगा से। ओके, हाँ, आपने बताया हाँ, था ये। लेटे लेटे आपने अपने हाथ घुमाने, आपने अपने पाँव लेटे हुए तो पाँव को गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ताकि Anti-clockwise. ब्लड सर्कुलेशन आपकी अच्छी हो जाए। यस, वहां से फिर आप उठें, स्ट्रेचेस करें और दिन का आगाज करें। और बात हमने की कि स्ट्रेचिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मेरे जो हाथ है वो इतना स्ट्रेच होता है और ये मैं करता रहूंगा, अच्छा, तो ये होता रहेगा, मतलब स्ट्रेचिंग होती रहेगी, चलती रहेगी, ओह, ठीक है। ओके। और ये आपकी, मतलब यहाँ से अगर मैं अच्छा, स्ट्रेच इससे करता क्या हूं, होता है? ये आपकी पूरी मतलब अपर आर्म्स को पूरा स्ट्रेच कर देता है। ओह। पूरे दिन आपने अगर फोन यूज करना है तो आप यूं हैं, हाँ, कंप्यूटर सही यूज है। करना है तो आप यूं हैं। Exactly. तो अगर आप यूं रहेंगे तो फिर आप ज़ोंबी ही बन जाएंगे, फिर आप यूं ही चल रहे होंगे। तो ये सो दिस इज इम्पोर्टेंट। दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। Okay. हाँ, ये भी, और फिर उसके नीचे भी हाँ, कि हमने, फिर उसके बाद आपकी कलाइयों का है कि आपने अच्छा, अपनी, ये बड़ा सुकून देता है। ये हाँ। मैं मोस्टली करती हूँ, तो दिस इज रियली वेरी हाँ, गुड। ये कार ड्राइव करते हुए नहीं करना, बाकी आपने ठीक है। बिल्कुल नहीं। ये नहीं करना आपने। ओके, तो जब स्ट्रेचिंग होती रहेगी तो बॉडी हमारी यूज टू होगी कि हमने स्ट्रेचिंग करना है। तो आपको ओल्ड एज में जैसे ग्रो करते जाओगे, हाँ। मसल्स यूज टू होंगे कि हमने स्ट्रेच रहना है। ओके। तो आपको मसल्स पेन,
एजिंग इफेक्ट्स, ये वाली चीजें नहीं आएंगी। हाँ, एजिंग, ये जो आपने कहा ना एजिंग इफेक्ट्स, ये तो बिल्कुल नहीं आने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आजकल अगर कहीं से झुर्रियां नजर आ गई ना तो भाई हमें बहुत ज्यादा इशू बन नजर जाता है। आई झुर्रियां तो दिल पे चढ़ी छुरियां, तो ये झुर्रियां नजर नहीं आनी चाहिए। अच्छा, ये खवातीन और मर्दों की बात करें तो दोनों की जो फिटनेस रूटीन है वो उसमें कोई डिफरेंस है? डिफरेंस बिल्कुल है, बिकॉज नेचर ने दोनों बॉडीज को डिफरेंट बनाया है। ठीक है, एक डेलिकेट है, ठीक है, सिन पे नाजुक है, ठीक है, और एक थोड़ा ह्यूमनली है, मतलब मैनली है, मस्कुलर कहा जाता है, हाँ, मजबूत। तो दोनों का कॉम्बो है। तो दोनों की बॉडी डिफरेंट है, दोनों का एक्सरसाइज डिफरेंट है, दोनों की डाइट प्लान डिफरेंट है, दोनों की ब्लड सर्कुलेशन डिफरेंट है। बाकी ह्यूमन तो एक ही है, लेकिन खाना भी हमने एक ही है, पावर स्टेशन भी एक ही है, लेकिन ये चीजें डिफरेंट है कि हमने अपनी डाइट को किस तरीके से बैलेंस करना है। कुछ डाइट ऐसी है जो मेल कैटेगरी के लिए बहुत अच्छी हैं, कुछ फीमेल कैटेगरी के लिए अच्छी हैं। मेल ज्यादा पसंद करते हैं कि वो मसल ग्रो करें, तो उनके लिए ऑफ कोर्स मस्कुलर, प्रोटीन्स वाली चीजें, आयरन वाली चीजें इंपॉर्टेंट है। फीमेल का ये है कि चलें आपकी हेल्थ रहे, हैप्पीनेस रहे, स्ट्रेंथ आती रहे, तो वो आपको चीजें बैलेंस करनी पड़ती है, पेट गेन ना करें, एग्जैक्टली, एक्टिव रहें। बिल्कुल, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप एक थेरेपी करवाते हैं, लाफ्टर थेरेपी। यस, ये जरा हमें, हमारे नाज़रीन को बताएं, हंसाएं, क्यों जरूरी है? हंसना बहुत जरूरी है जी। देखें, एक तो कहते हैं कि स्माइल इज द ओनली थिंग दैट सेट्स एवरीथिंग राइट। तो अगर आपने डेली लाइफ में ये भी देखा हो, हंसते मुस्कुराते आपने अगर लोग देखे हो, तो आप कभी दिल चाहता है कि आप मुझसे बात करें, और हर कोई ऑटोमेटिकली खिंचा चला आता है कि यार आओ थोड़ा, खड़ूस बन के बैठे रहेंगे तो वो कहेगा ये दूर से ही गुजर जाए बस। हाँ, नहीं, इससे बचो यार, इससे बचो। तो हंसना मुस्कुराना वैसे भी अच्छा, और आपकी बॉडी के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि जब आप हंसते हैं तो ब्लड होता है पंप, और ये सदका जारिया भी है। हाँ, मुस्कुराना सदका जारिया है। तो मुस्कुरा के मिलें, हंसते रहें। जब आप हंसते हैं तो ब्लड पंप होता है पूरी बॉडी के लिए। सबसे ज्यादा आपका ब्रेन रिलैक्स होता है, क्योंकि एंडोर्फिन्स जब रिलीज होते हैं तो वो आपको एक हैप्पीनेस देते हैं कि यार हंसे। तभी तो हमें ये थेरेपी अरेंज करनी पड़ती है, क्योंकि लोग आम लाइफ में नहीं हंसते ही नहीं है। हमें लगता है जैसे हम कहीं हंसना भूल चुके हो। एग्जैक्टली। तो उसके लिए फिर हम ये कि डिफरेंट थेरेपीज, डिफरेंट टेक्निक्स अरेंज करते हैं, पूरी वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें लाफ्टर थेरेपीज होती हैं, म्यूजिक थेरेपीज होती हैं। हंसने के लिए भी देखे सेशन रखने पड़ रहे हैं। हाँ, तो मेरे डॉलर काटने की कोशिश नहीं करनी। बिल्कुल, हम आपके डॉलर की काटते, मैं रियलिटी बयान कर रही हूँ। कि मुस्कुराना जो कि कुदरती एक चीज है, इसके लिए भी अब हम हंसना भूल चुके हैं। जो एक्चुअल एक नेचुरल जो मुस्कुराहट थी, तो उसके लिए अब हमें एक थेरेपी सेशन पे जाना पड़ रहा है कि इरफान साहब ये थेरेपी करवाएं, हमारे लिए थेरेपी करा दें। हमारी मुस्कुराना चाहते हैं। एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटी आ रही है, हमारे एम्प्लॉयज का एनुअल डे आ रहा है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में इवेंट्स आ रहे हैं, तो जी लाफ्टर थेरेपी करनी है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आर यू रेडी? करते हैं। यस, आई एम रेडी। बस आपने यूं मुझे देखना है और आपने कहना बस हम जिस देख रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे ये दोनों हंस क्यों रहे हैं। ओके, सनू की मुझे बताएं, जो हमारी पूरी टीम है, आई एम श्योर कि वो भी हंस रही होगी। बहुत जरूरी है। मैं एक शो में गया, उसमें कैमरामैन हंस के नीचे गिर गया। तो ऐसे भी होता है। तो इट्स अ गुड थिंग यार, खामखा हंसना है। हाँ, खामखा हंसना है। डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। जब आप हंसना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको देखी में हंसी आती है। बिल्कुल ऐसे हंसी आनी शुरू हो जाती है, तो वो फिर फेक लाफ्टर से रियल लाफ्टर में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, ठीक। अच्छा, तो आपके पास जब ये लाफ्टर थेरेपी जब आप ये करते हैं, सेशंस करवाते हैं, तो वहाँ तो हर मूड मिजाज का बंदा या बंदी मौजूद होती है। तो कुछ ऐसे अकड़ू खड़ूस टाइप भी होते हैं जिनको आप जितनी भी कोशिश करें तो वो खिल के नहीं हंस पाते। नहीं हंसते, बल्कि वो हंसता ही नहीं है। तो बेसिकली वो बाकी लोगों के लिए हंसी का सबब बन जाते हैं, बिकॉज बाकी हंसे तो यूं बैठा है। तो लोग ओके, ग्रेट। तो वो उसको देख के कहेंगे कि ये देखो इस बंदे को कैसे खड़ूस बन के बैठा हुआ है। अच्छा, कुछ लोग खुद हंसते हैं ना तो उनका पेट भी हंसता है। ठीक है, मतलब पेट बड़ा होता है ना, तो आप हंसते हैं तो आप देखोगे सिर्फ पेट हिल रहा होता है। और इसमें डिफरेंट कैटेगरी, उनका पेट भी हंस रहा होता है। पेट भी हंसता है, तो पेट हंसता है तो वो उनके लिए भी अच्छा है। कुछ लोग साइलेंट हंसते हैं, तो उनके साथ वाले हंस। ओके, ओह माय गॉड। तो वो इस तरह, यानी कि उनकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आती, लेकिन अंदर से वो भी हंस रहे होते हैं। ओके, तो कुछ हंसते हैं तो उनके शोल्डर हंसते हैं। ओके। तो
तो डिफरेंट लोग आपको लाइफ में मिलते हैं। आज से आपने ऑब्जर्व करना है कि कौन कैसे हंस रहा है, तो आपको मेरी बातें हमेशा याद रहेगी। आज से मैं अपने ऑफिस में भी ऑब्जर्व करूंगी कि कौन जो है वो किस तरह से हंस रहा है। तो उसका किसी का पेट हंस रहा है, किसी के शोल्डर हंस रहे हैं, कोई साइलेंट हंस रहा है या कोई हमारी तरह वायलेंट होकर मुस्कुरा रहा है। अच्छा, कोई और भी तरीके होते हैं जो हंस रहे हो वहां पे, उनको देख के आपको हंसी आ रही हो? एग्जैक्टली डिफरेंट होते हैं। मतलब आप कोशिश करते हैं, आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो कैसे हंस रहा है। किसी का जो वो स्टाइल बड़ा डिफरेंट होता है, जब हंसता तो ओह माय गॉड, ओके। जैसे कहते हैं ब्रेक लाफ्टर, यानी ब्रेक मार मार के वो हंस रहा होता है। तो डिफरेंट लोगों की टेक्निक्स है, बट सबका अपना अंदाज है और ओरिजिनल अंदाज ही अच्छा लगता है। ओह माय गॉड, लिटरली ओरिजिनल ही अच्छा लगता है। लेकिन हंस, एक मुस्कुराना, हंसने की, यानी कि हर चीज की जो लिमिटेशन है वो बड़ी जरूरी है। Exactly. आपको ज्यादा ओवर भी नहीं होना। अभी हंस के मेरे तो जो है वो जबड़े दर्द करने लग गए। और ऐसे लोगों से आपने बचना जो हंसते हंसते ये भी कहते हैं यार तू मैंने 10 तो बंदा फिर दूर रहता है उससे, यार कि हंस रहे कि हंसा रहा है। अच्छा, ये चीज मैं कुछ कोलीग्स है मेरे, उनमें ये पाई जाती है। अक्सर हमारी गैदरिंग होती है तो वो कुछ हंसते एक दूसरे को मारते हैं। कहते हैं यार क्यों मार रहे हो, हंसने तो हंसो ना, मार क्यों रहे हो साथ साथ। तो ये लिटरली कुछ लोगों में आदत पाई जाती है, या तो खुद को मारेंगे या जो आसपास जो भी उनको नजर आएगा उसको मारेंगे। ज्यादातर तो दूसरों को ही मारते हैं क्योंकि सामने नजर आ रहा तो, या फिर कोई ताली मार देता है, यार ताली वो भी इतनी जोर से मारता है। तो ये नेचुरल चीजें हैं, तो लेकिन ये जरूरी है। हाँ, क्योंकि जो इस वक्त सिचुएशन है, जो नाज़रीन हमारे ज़िंदगी के जो मामलात, जो हालात फैसल हो चुके हैं ना, हंसना बड़ा ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि आप देखें ना, अब हम हंसे हैं ना तो लिटरली रिलैक्स फील कर रहे हैं। इवन हमारी टीम भी हंस हंस के अभी डेफिनेटली रिलैक्स फील कर रही होगी। एक अजीब सा स्ट्रेस हमने अपने ऊपर ना तारी कर लिया हुआ है, तो इस स्ट्रेस को दूर करना बड़ा ज़रूरी हो गया। तो कोई ना डेली बेसिस के कोई टिप्स बता दें। स्ट्रेस देखें इस वजह से कि हम सोशल सर्कल के प्रेशर में रहते हैं, ठीक है, कि शायद हम हंसते हुए अच्छे ना लगें। शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर आप हंसते हो तो आपका रोब दबदबा कम लगता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि क्यों हंस रहा है या क्यों हंस रही है। तो उन चीजों को कवर करने के लिए हमने उस सोशल सर्कल के प्रेशर में आके वो चीजें कर ली हैं। ऑल्दो कि किसी के पास इतना टाइम नहीं कि वो आपके बारे में सोचे, ऐसे ही है कि आप क्यों हंस रहे हैं, किस तरीके से हंस रहे हैं, किस लिए हंस रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये सोशल प्रेशर का जो कवर है ये उतारें। ठीक। अच्छा, हमें फैसल ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम इनसे कुछ टिप्स, कुछ एडवाइसेस लेते हैं कि किस तरह ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, स्ट्रेस को अपने आप से दूर करें। तो ब्रेक के बाद इनसे जानते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे थे, आपकी सेहत, एक अच्छी सेहत का जो राज है वो फिटनेस पे, और फिटनेस के साथ बहुत सारी चीज़ें रिलेट करती है। अभी ब्रेक से कबल आपने देखा हमारा जो सेगमेंट है लाफ्टर, ये कितना ज़बरदस्त गया है, और लिटरली हम बड़ा जो है ना वो अपने आप को हल्का फील कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। हमारी जो एक हकीकी खुशी है, या ऐसे खामा-खा हंसना जो है ना हम कहीं भूल चुके हैं। हमें अगर कोई वजह होती है तो भी हम नहीं हंसते, खामा-खा हंसना तो बड़ा दूर की बात है। तो ज़रा ये सारी सिचुएशन पे हम बात कर रहे थे। फैसल से हम जान रहे हैं कि ज़िंदगी का स्ट्रेस कैसे दूर किया जाए, बताएं फैसल। देखें जी, छोटी छोटी चीज़ें जो लाइफ में हमें खुशी दे सकती हैं, जैसे कि अ कप ऑफ टी विद सच टीवी। यस, सच की चाय तो वैसे बड़ी अच्छी है। सच बात है कि सच की चाय अच्छी है। तो वो कहते हैं ना, एक मैं कल्ली चाह नहीं पींदा, दूजा फिक्की चाह नहीं पींदा। मीठा है, हाँ मीठा है। तो जिस चाह विच कोई चाह ना होवे, जा मैं ऐसी चाह नहीं पींदा। तो इसके लिए आपका दिल का होना जरूरी है। जो भी काम करें वो दिल से करें। बिल्कुल ऐसे। चाहे लोगों से मिल रहे हैं, दिल से मिलें। आप कोई चीज बना रहे हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो आप दिल से करें। बहुत से लोग होते हैं जो सिंगल रह रहे होते हैं, आउट ऑफ टाउन कहीं से आके अपनी जॉब्स के लिए रह रहे होते हैं, तो उन्हें अपने लिए खुद करना पड़ता है। तो दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि आप जिंदा हैं, आप अच्छे हैं, आपके पास अच्छी सेहत है, तो आप लाइफ को बेहतर करें। अगर मेरे पास एक टेबल है और टेबल के ऊपर गुलदान पड़ा है और वो काफी दिन से गंदा ही पड़ा है, तो वो गंदा ही रहेगा। तो अगर मैं साफ सुथरा ऑर्गेनाइज करके रखूं, मेरे पास नए कपड़े नहीं है तो नथिंग, कोई मसला नहीं है। अगर वही कपड़े साफ हैं, ऑर्गेनाइज हैं, अच्छे से प्रेस्ड हैं, लाइफ इज गुड। तो ये छोटी छोटी ब्लेसिंग हम बाजू का वो देख रहे होते हैं कि जो हमारे पास नहीं है। यार वो तो बाकू चला गया, 6 महीने उसने घूम के आया, या अल्लाह तुर्की में खाना खा रही है बैठी, देखो कहाँ से इतने अच्छे रेस्टोरेंट में कहाँ से चली गई, कपड़े देखो इसके कितने। अब आप ये नहीं देख रहे कि आपके पास वो कौन सी ब्लेसिंग है जो उनके पास नहीं है। अच्छा यहाँ, अच्छा मेरे जो हमारे प्रोड्यूसर है ना, वो कह रहे हैं कि मम्मी डैडी बच्चे जो है ना वो कैसे मुस्कुराते हैं, जरा बताएं। क्योंकि आजकल ना इस्लामाबाद में हमें मम्मी डैडी या बर्गर बच्चे बड़े देखने को मिलते हैं। जरा बताएं। बहुत शरारती हैं आपके, बहुत ज्यादा शरारती हैं। हमारी पूरी टीम बड़ी शरारती है। इनको नेक्स्ट में ना लाफ्टर थेरेपी में इनको लेके आएंगे, है ना, सबको इकट्ठा करना चाहिए था यार, सारे मिलकर। नेक्स्ट शो में हम करेंगे।
तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट हंसने का अंदाज है। बच्चों को आपने देखा होगा बड़ा फ्री लांस स्टाइल होता है, ठीक है, बच्चे वैसे ही हंसते हैं तो आपको देख के वैसे ही खुश होते हैं, वो कितना प्यारा बेबी है। तो वो बेबी लाफ्टर उसे कहते हैं, बेबी लाफ्टर। अब इस तरह मम्मी डैडी जो आपने कहा कि बर्गर बच्चे जो होते हैं वो भी डिफरेंट हंसते थे। मैं तो ज्यादा नहीं हंसती एक्चुअली ना, ओह माय गॉड, मना किया मुझे। तो इस तरह जब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जब हंसते हैं तो उनके साथ दूसरे लोग वैसे ही हंसना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज उनका हंसी का स्टाइल ही ये हंस रहे होते हैं कि रो रहे होते हैं? असल में वो हंस रहे होते हैं लेकिन दूसरे लोग फंस रहे होते हैं। तो डिफरेंट स्टाइल अगर आप नोट करना शुरू करें ना तो आप देखेंगे कि हर एक का स्टाइल दूसरे से डिफरेंट है, सबकी लाफ्टर डिफरेंट है। कुछ का इतना हाय अल्लाह कितनी अच्छी मुस्कुराती है, ओह माय गॉड इतना प्यारा हंसती है ना, तो दूसरे हाय कितना तो नाच रहे हैं। तो कुछ ऐसा भी फील आपको होता है। तो डिफरेंट मतलब लाइफ में आपको डिफरेंट रोल्स मिलते हैं। आप ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो यू रियली लाइक एंजॉयिंग के यार इतनी वैरायटी है। फिर वहां से आपको होता है यार कि अल्लाह ऑलमाइटी ने क्या क्या चीजें बना दी हैं। Seriously. हर चेहरा डिफरेंट है, हर अंदाज डिफरेंट है, हर फ्लेवर डिफरेंट है। आपने देखा होगा कोई आपका दोस्त या सहेली हो, चाहे उसका रंग अच्छा ना हो, उसके नैन नक्श अच्छे ना हो, लेकिन उसकी आदतें, उसका अखलाक, उसकी नफासत इतनी अच्छी हो तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड कैसे बन जाता है। ऐसे ही तो आपने देखा कि आपकी सीरत, आपकी बिहेवियर, आपका नेचर इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर आउटलुक। आउटलुक ये कि मैंने दूर से देखा बहुत प्यारा या बहुत प्यारी वेल ऑर्गेनाइज पर्सनैलिटी, इतने अच्छे कपड़े, तो आपको 50% अच्छा लगा। लेकिन जब उसने बात की कि हाँ है मेहनत गल ही नहीं करना आंदी, तो वो आप कहते हैं अल्लाह 50% ही ठीक है, बाकी मैं खुद कर लूंगा। बाकी मैं तो ये बिहेवियर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। बहुत औक़ात ये होता है कि वो लोग सबकत ले जाते हैं जिनका बिहेवियर अच्छा है, आदत अच्छी हैं, इखलाक अच्छा है, वो उस 50% को कवर करके 100% पे आ अच्छा, अब देखें जैसे आप बात करें कि हर यहाँ पे हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, तो फिर हम उनको देख के अपनी खुशियाँ या अपनी सेहत या अपनी तमाम तर जो हमारी जिंदगी है उसको क्यों सवाल करने पे लगे हुए हैं? एग्जैक्टली कवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया। हाँ। तो आपके पास जो है उसको आप ब्लेसिंग समझ के उसको जीना आप शुरू करें। जब आप लाइफ में कंपैरिजन करना शुरू करेंगे ना, वहां से आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी। देखिए इस सब के लिए अल्लाह ने डिफरेंट टेक्निक्स रखी हैं, डिफरेंट स्टाइल रखा है, लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, फैमिली डिफरेंट है, नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर डिफरेंट है। लेकिन उसने कहा कि आप कोशिश करें। जब आप कोशिश करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, बेहतरी की तरफ देंगे तो आपको अचीवमेंट मिलेगी, तो आपको एंजॉय करेंगे। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो मिलेगा भी नहीं। बैठे बिठाए तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, और इन केस अगर आप बहुत लकी और बैठे बिठाए मिल भी गया तब भी आप वो खुशी एंजॉय नहीं कर सकते। वो बहुत रेयर। एग्जैक्टली जो आप मेहनत के बाद एंजॉय कर सकते हैं। सो कंपैरिजन जब लाइफ में आप छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली खुशी आ जाएगी आपके पास। अच्छा, जो अभी तक मेरे बहनें या हमारे भाई साहबान जो हैं वो अगर मोटे हो चुके हैं तो अब वो पतले कैसे हो, फिट कैसे हो? भाई हाजिर, बताइए। डॉलर खर्च करें। डॉलर खर्च करें। मैंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ बताने वाले हैं भाई हाजिर, लेकिन अगली बात थी ना डॉलर खर्च करें। अब इस पे वो जरूर सोचेंगे। मेकअप का होगा, कपड़ों का होगा तो वो तो फटक से जाके खर्च करना बहुत जरूरी है। अगर आपने जिम की फीस दी है ना तो आपको जाना भी पड़ेगा। आप कहेंगे यार अब मैंने फीस तो दी हुई है, चलो चले ही जाते हैं। अब तो जाना पड़ेगा। इसीलिए जिम ये करता है कि एडवांस में फीस लेता है। सीरियसली पहले आप फीस भी बड़े सियाने हैं। हाँ, फिर आप आए तो आपने कहा अब 30 दिन की फीस दी हो तो चलो 20 दिन तो जाऊंगी ही जाऊंगी, तो आप चले ही जाते हैं। ओके। तो जब कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती है वो कहते हैं चलो खैर है, साढ़े सीधा पैसा लगा, यस, तो कोई बात नहीं। एग्जैक्टली। तो इट्स नॉट लाइक कि आपकी जेबें हमने खाली करनी है, इसलिए कि आपको मोटिवेट रखना है, आपको इस चीज से एंगेज रखना है कि आप कुछ स्पेंड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको। अच्छा, जिम की कोई इतनी फीस भी नहीं है जो अब इस वक्त हम मार्केट में एक सूट खरीदने जाते हैं, मेरे ख्याल से वो ज्यादा महंगा होता है जिम की फीस। एग्जैक्टली। तो वो आपकी हेल्थ इतना आप पे नहीं है इन्वेस्ट करवा वो एक सूट और पूरे महीने की फीस देखें कितना बड़ा डिफरेंस। उसमें आपकी फैसिलिटीज ये हैं कि अगर आप ट्रेनर ले रहे हैं, चाहे वो आपका होम ट्रेनर है, आपके घर आके आपको ट्रेन कर देता है, आपको कहीं वर्कशॉप में ट्रेन कर, आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऑफिसेज में आके ट्रेन करता है जी। लेकिन वो सारी स्किल्स, एबिलिटीज आपको ट्रांसफर कर रहा है जिससे आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं जी। तो दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अच्छा, पानी का इंटेक हम विंटर में बड़ा कम कर देते हैं, तो अब हमारी बॉडी की तो जरूरत है, ठीक है, हमें स्वेटिंग नहीं होती, लेकिन पानी की जरूरत है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि हमें प्यास नहीं लग रही तो हमने दिन में एक गिलास भी पानी नहीं पीना। पानी का इंटेक जो है ना वो विंटर में कितना जरूरी है? देखें जी, वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट। ठंड है, ठंड में हमें वैसे ही
बॉडी की नीड भी कम होती है, स्वेटिंग कम होती है, तो हमें दिल नहीं चाहता पानी पीने का। लेकिन वो मैंने कहा कि जब आप अपनी लाइफस्टाइल बना लेंगे कि मैंने सुबह उठना, सबसे पहले जो चीज मैंने पीनी है या खानी है, उसमें जो चीज शामिल है वो पानी है, लिक्विड शामिल होना चाहिए। इन केस ये कि अगर आपका सर्दी की वजह से पानी का दिल नहीं चाह रहा, तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं विदाउट शुगर। आप शुरू में आपको शायद अच्छा ना लगे, ठीक है, तो आप उसके लिए जो अल्टरनेट स्वीटनर्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं। अब तो आपको पता है कि वो सारी छोटी छोटी टैबलेट्स आ गई हैं जो आप डालते हैं, तो आपके ऑटोमेटिकली मीठी हो जाती है चीज, और उसमें शुगर का इफेक्ट भी नहीं होता जी। उसके बाद आप नेचुरल स्वीटनर्स यूज करें, जिस तरह मिश्री है, बहुत अच्छी चीज है, मिश्री को आप यूज करें, सर्दियों का तोहफा भी है, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है, बॉडी के लिए अच्छी है। अगर आपको वो भी नहीं यूज करना तो आप शहद रख सकते हैं अपने पास। शहद के तो छोटी छोटी पोर्टेबल बॉटल्स हैं, बैग में रखें, ऑफिस में रखें। आपने ग्रीन टी ली, इवन अगर आप चाय लेते हैं उसमें आप शहद डाल लें, उसमें आप मिश्री का एक टुकड़ा डाल लें। उसके बाद फिर आता है, अगर उससे भी आपने नीचे आना है, फिर आ जाती है खजूर, ओके, डेट्स आ जाती हैं, आप खजूर को एज अ स्वीटनर यूज करें। उसके बाद फिर आता है गुड़, ठीक है, गुड़ के बाद फिर आती है ब्राउन रिफाइंड शुगर, उसके बाद फिर आती है सफेद शुगर। तो दिस इज द लोएस्ट लेवल। अगर आप सफेद शुगर लाइफ से निकाल दें ना, तो बाकी काम फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो। तो उसके बाद फिर मैंने बात की कि ग्रीन टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ग्रीन टी लेना स्टार्ट कर दें, वो भी पानी आपका हाइड्रेशन को काफी तक कवर करता है, ठीक है। ये लेकिन ये जो चाय कॉफी, हाँ, ये भी कवर करता है ऑफ कोर्स। अच्छा। कुछ लोगों की आदत होती है कि कॉफी पीते हैं और ब्लैक कॉफी पीते हैं। ब्लैक कॉफी उनको लगता है कि ब्लैक कॉफी पियेंगे तो उनका वेट रिडक्शन होगा, वो भी सुबह सुबह खाली पेट कुछ लोग पी रहे होते हैं। हाँ, उसमें है कैफीन जो कि अच्छी नहीं है। यस, वो आपकी डाइजेशन को तेज करता है। आप कॉफी लेते हैं तो आपको भूख तेज लगती है, इसका मतलब है कि डाइजेशन को तेज कर रहा है, बट दिस इज अ गुड थिंग। लेकिन साथ साथ अगर आप दिन में रेगुलरली 3 से 4 दफा कॉफी ले रहे हैं, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। ओके, अनलेस कि आप रशिया चले जाएं और वहां पे आप कॉफी पिए, इतनी ठंड है, एग्जैक्टली, वहां पे ठीक है, वहां पे बनता है, बिकॉज वहां पे लोग पीते ही ब्लैक कॉफी है, यस, ताकि वो आपकी बॉडी को, जाहिर है जो वहाँ टेम्परेचर, जो बर्फ है वहाँ, कंट्रोल तो करना उन्होंने अपने आप को। एग्जैक्टली। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप अल्टरनेट वेज देख लें। अगर आप पानी, और नॉर्मली अगर हम यहाँ की बात करें तो हम दिन में 1 दफा कॉफी ले सकते हैं, हाँ, एटलीस्ट 1 दफा। और बहुत ही अगर आप क्रेविंग तो हाफ कप आप सुबह और शाम को आप ले लें, तो आप दो कप से ज्यादा ना लें। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। वॉक जो है वो आप कौन सी प्रेफर करते हैं, सुबह की वॉक करें या शाम की? देखें जी, सुबह की तो ऑफ कोर्स अच्छी है, बिकॉज हवा साफ है, पूरी रात प्लांट्स ने, ट्रीज ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया है, जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं, तो बेस्ट है। लेकिन आजकल को हमारे जो लाइफस्टाइल है, मैं किसी में बाउंड आपको नहीं करूंगा। दिन में कभी भी आपको टाइम मिल जाए, चलना फिरना आप स्टार्ट कर दें। ठीक है। इवन कि अगर आपकी कॉल आ गई, आपने कॉल बात करनी है और आप हॉल में हैं, तो आप हॉल में टहलना शुरू कर दें। आपने लंच किया, आपका पोर्च है या ऑफिस में है, तो आपका जो कैंटीन से बाहर का एरिया है, कैफे से बाहर का एरिया, आप वहाँ वॉक कर सकते हैं। और सबसे ईजी तरीका ये है कि आप जब ऑफिस में हैं और आपने डिफरेंट फ्लोर्स पे जाना है, तो आपकी डेली लाइफ में ऑटोमेटिक तरीका ये है कि आप एलिवेटर्स को छोड़ दें, स्टेयर्स यूज करें। ठीक हो, सीढ़ियां अगर हैं तो आप सीढ़ियां यूज करें, वो स्टेयर्स, best यार है। बिल्कुल। Yeah. शुगर या ब्लड प्रेशर या दिल के जो पेशेंट बन चुके हैं, उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, शुगर और ब्लड प्रेशर ऐसी चीज है कि जो एक दफा आपकी लाइफ में आ जाए ना, फिर जाती नहीं है, ऐसे ही। चाहे आप कुछ भी कर लें। तो बेहतर है कि उसको आने ही ना दें। शुगर को पहले से कंट्रोल करें, शुगर टेस्ट अपने रेगुलर करवाएं। अगर रेगुलर नहीं तो एटलीस्ट वंस अ ईयर जरूर करवाएं कि मेरा शुगर लेवल क्या है। अल्टरनेट, अगर आप स्वीटनर्स यूज करें, आर्टिफिशियल यूज कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट करें, उसको नेचुरल स्वीटनर्स पे लाएं, और स्वीटनेस को आप लाइफ में जितना कम, खुद आप स्वीट रहें, लेकिन डाइट से स्वीट निकाल दें। ठीक हो गया, you'll be fine. थैंक यू सो मच फैसल, थैंक Pleasure यू of सो मच नाज़रीन। डेफिनेटली अच्छी सेहत जो है यही एक कहें कि आपकी फिटनेस का राज है। बाकायदा वर्जिश करें, बैलेंस डाइट लें, और मस्बत सोच जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी जिस्मानी और जहनी से दोनों को मजबूत बनाती है। तो अपनी सेहत का आप ख्याल रखें। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आखिरी टॉपिक हमारा बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि खूबसूरती को बढ़ाने की हम बात करें, मेकअप की बात करते हैं, तो ये सिर्फ खूबसूरती को नाज़रीन नहीं बढ़ाता, बल्कि ये एक फ़न है, ये एक आर्ट है, एक तख्लीकी सलाहियतें हैं। तो इसी पे आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से ये आर्ट जो है इंसान की शख्सियत को खूबसूरत कर देता है, और उसका मिजाज, उसका स्टाइल जो है वो भी इसमें जाहिर होता है। तो इसी पे बात करने के लिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटी एक्सपर्ट जो है वो हमारे दरमियान मौजूद है। ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनली भी माशाल्लाह से ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। वहाँ पे भी जाके इन्होंने क्लासेस दी हुई हैं, और ये राइटर भी हैं, ऑथर भी हैं माशाल्लाह से। अलमास खान साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम अलमास। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अलमास। अलमास, मुझे बताइएगा कि मेकअप की हम बात करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट की बात करते हैं,
तो ये वाकई एक ऐसा आर्ट है जो हर इंसान के हाथ में नहीं होता, ये एक बहुत खूबसूरत आर्ट है। तो ये कैसे एक क्लाइंट के चेहरे को मुनफरिद बना देता है? जी माविश, मेकअप चूँकि एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी ग्रूम हो जाती है, खूबसूरत दिखने लगती है, तो ये यकीनन जो कि एस्थेटिक सेंस रखता है वही इसको कैरी कर सकता है और वही इसको इस पे काम कर सकता है। हाँ। तो यकीनन फेस के फीचर्स को चेंज करने में एक मेकअप एक्सपर्ट जो है वो माहिर होता है, क्योंकि देखता है कि फेस की शेप क्या है और उसको किस तरह से कौन सी चीज़ें हाइड करनी है, कौन सी हाईलाइट करनी है, और ये सब चीज़ें आइज़ की शेप देखनी पड़ती है कि अगर आइज़ गोल हैं तो उसको किस तरह से आपने लंबा दिखाना है, और अगर छोटी हैं तो किस तरह से बड़ा दिखाना है, और आईब्रो की शेप अगर अकॉर्डिंग टू फेस मेकअप के बाद अच्छी नहीं लग रही तो उसको किस तरह से हमने शेप देना है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स होके तो बहुत अच्छी एक लुक आ जाती है, तो फिर खूबसूरती ज़ाहिर ही नहीं हो जाती है। अच्छा, हमने एक बड़ा सुनते हैं डिफरेंट सैलून्स पे एक सिग्नेचर मेकअप। सिग्नेचर मेकअप क्या है, इसकी क्या खास बात है कि इसको इतनी अहमियत दी जाती है? सिग्नेचर मेकअप एक्चुअली जो मेकअप आर्टिस्ट जिसका सैलून होता है उसकी हर इंसान की अपनी एक टेक्निक होती है। हम अपने स्टूडेंट्स को कितना भी ट्रेंड कर लें, कितना भी सिखा लें, लेकिन जो आप खुद आपकी एक अलग से टेक्निक होती है, आईब्रो बनाने की शेप का स्टाइल, और आई लाइनर लगाने की शेप, लिपस्टिक लगाने की, कंटोरिंग करने का स्टाइल, आप किसी को कितना ही सिखा दें लेकिन जो आपका अपना सिग्नेचर स्टाइल है वो कायम रहता है, तो वही लोगों को इम्प्रेस करता है और वही हाईलाइट होता है। उसी की वजह से लोग कहते हैं कि ये सिग्नेचर मेकअप होनी चाहिए। सैलून की पहचान होती है, बिल्कुल पहचान होती है, क्योंकि वो एक जो डिफरेंट स्टाइल दे रहा होता है जिसकी वजह से वो पॉपुलर होता है या जिसकी वजह से लोगों में फेम होता है, जो उसकी टेक्निक्स होती हैं वही सिग्नेचर में आती हैं। ओके, मेकअप की बात करें तो उसमें जो बेसिक चीज़ हमें कहा जाता है कि जिस पे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए वो है आपकी बेस। जी जी जी। तो अब मौसम के अकॉर्डिंग, चूंकि अब विंटर है तो स्किन को भी हमने देखना है, फिर मौसम को भी हमने देखना है, तो मौसम के एतबार से कौन सी बेस या बेस को किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं और एक खूबसूरत बना सकते हैं ताकि वो पैची ना लगे या केकी ना हो? बिल्कुल भावेश, बेस की सिलेक्शन करते हुए बहुत सोच समझ के आपको करना पड़ता है। एक तो आपको फेस की देखना पड़ता है कि आया वो नॉर्मल है, ड्राई है या ऑयली है, उसके मुताबिक ही आपने फाउंडेशन को सिलेक्ट करना होता है। गर्मियों के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऑयल बेस्ड हम नहीं कर सकते, ऑयल फ्री फाउंडेशन हमें यूज करना होता है। लेकिन चूंकि अब विंटर है तो हमें ड्यूई बेसिस, लिक्विड फाउंडेशन और मॉइस्चराइज बेसिस जो है फाउंडेशन, और बहुत लाइट टेक्सचर जिसका होता है वो हमें सिलेक्ट करनी होती है ताकि वो एक केकी लुक ना दे ना हो। ठीक हो गया। आप क्या समझती हैं कि मेकअप के दौरान ऐसी कौन सी गलतियां हो जाती हैं एक मेकअप आर्टिस्ट से, जो आपका चेहरे का एक बैलेंस है या आपका जो एक टोन है या आपके जो फीचर्स है वो बिल्कुल बिगड़े हुए नजर आते हैं? हाँ, आपको अगर सही से कंटोरिंग करनी ना है, फेस की शेप आपके सामने है, तो आपको पता होना चाहिए कि राउंड फेस पे कौन सा कंटोरिंग करना है, स्क्वायर पे कौन सा करना है, और ओवल शेप पे कौन सा करना है। और अगर आप मेकअप आर्टिस्ट इसमें एक्सपर्ट नहीं है और रॉन्ग कंटोरिंग कर दे तो फेस की शेप बिल्कुल चेंज हो जाती है। ऑलमोस्ट मेरे साथ ये बड़ा इशू होता है कि हमारे डिफरेंट शूट्स चल रहे होते हैं, यू नो वेरी वेल, तो पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ आती कि मेकअप आर्टिस्ट मेरे फेस को क्यों नहीं समझ पा रहे होते, बिकॉज मेरे फेस को इतनी कंटोर की जरूरत नहीं होती, लेकिन आफ्टर मेकअप मुझे बिल्कुल गोल मटोल बना देती है, जबकि मेरा फेस गोल नहीं है। हाँ, लंबा मेरा फेस है, तो वो अजीब सा गोल मटोल बना देंगे। हाँ, यही मिस्टेक्स होती हैं कि आप फेस के फीचर्स को अंडरस्टैंड करके यही सिग्नेचर में भी आता है तो कि मुझे लिटरली यकीन करें, मुझे इसकी समझ नहीं आती कि जब वो मेरा नहीं समझ पा रही जिस पे इतनी कंटोर की जरूरत नहीं है, तो बाकी जैसे आपकी नोज को कंटोरिंग की जरूरत नहीं है, अगर इसको कंटोर करेंगे मजीद ये पतली हो जाएगी। तो ये देखना होता है कि आपका फेस, नोज, आईज, आपकी जो चिन है ये किस तरह से कंटोर करनी है
कि यही तो बात होती है कि उसको किस तरह तो से हाइड art है करें। ना, इसी art को तो तो यही मिस्टेक्स, जैसे आईब्रो की शेप है वो बहुत डिपेंड करती है मेकअप में। अगर वो थोड़ी सी भी आपकी शेप ऐसी हो जाए जो आपके फेस के अकॉर्डिंग ना हो, तो वो मिस्टेक जरा सी भी हो जाए, वो आपकी फेस की लुक को पूरा बिल्कुल feature चेंज कर change कर देती देते है। हैं। आईज की लुक कितनी चेंज हो जाती है, वो बिल्कुल गोल आईज अगर बन जाएंगी और आपका फेस स्क्वायर है तो आप ये बिल्कुल फेस इस तरह से अच्छा, मैं दिखेगा। आपको तो बताती हूँ, मैं अपना एक और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। पिंडी का एक सैलून है, बहुत नामी ग्रामी, वो बहुत बड़ा सैलून है और लोग बड़ा पसंद करते हैं उसके मेकअप को। उन्होंने मेरे बर्थडे पे मेरा मेकअप किया था, इट्स जस्ट लाइक अ पार्टी मेकअप। मेरी जो आई का उन्होंने जो मेकअप किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी आंखें छोटी नहीं है, नहीं, मतलब अच्छी खासी बड़ी, और इस पे अगर जब आप आई मेकअप करते हैं तो मेकअप आर्टिस्ट खेलता है मेरी इनहैंस आंख होना पे। चाहिए तो बिल्कुल। उसने जो मेरा आई मेकअप किया, मैं ऐसी लग रही थी ना जस्ट लाइक चाइनीज, मतलब बिल्कुल चुन्नी चुन्नी आंखें लग रही थी मेरी। उसके वजह ये चाइनीज लुक इसलिए आती है क्योंकि आपके अंडर आई पे जो काम होता है, ऐसी आईज जो बड़ी हैं उसको मजीद इनहैंस करने के लिए वहां पे आपने फाउंडेशन का बिल्कुल आई लाइट का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल लाइट आपने करना है और ब्राउन कलर से नीचे ब्लेंडिंग देनी है, फिर वो ब्रॉड हो जाती वैसे है। वो घर वाले कहते हैं तुम्हारी आंखों को क्या हो गया, अच्छी खासी तो मोटी थी, क्या चुन्नी चुन्नी आंखें लेकर आ गए। हाँ, ये डिपेंड करता है, ये मिस्टेक्स हैं जो आपकी मेकअप की जो मिस्टेक्स मेकअप आर्टिस्ट से होती हैं, जिसकी वजह से एक इंसान को हम अच्छी खासी लुक उसकी बिगाड़ के बिल्कुल बिगाड़ देते हैं। हाइलाइटर लोगों को बड़ा पसंद है कि हमें ना हमारा फेस शाइन करे, चमकता हुआ नजर आना चाहिए, खा वो स्क्रीन हो, खा वो पिक्चर्स हो। तो हाइलाइटर का सही इस्तेमाल जो है ना, वो हमारी जो हमारी आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट, उन्हें इतना पता नहीं होता। तो हाइलाइटर का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? एक्चुअली महावेश, एक होता है ग्लो और एक होता है हाइलाइटर। हाइलाइटर के कुछ पोर्शंस होते हैं फेस पे, उनको इनहैंस करना होता है, उनको हाईलाइट करना होता है। जैसे नेचुरली हम अगर एक यंग एज में हैं तो ये जगह ग्लो करती है, हमें उसी जगह को हाईलाइट करना है। इस जगह पे आपने हाईलाइट देना है ताकि एक नेचुरल सी ग्लोई लुक आए। इसके नोज का ये पोर्शन जो है, इसको आपने देखना होता है कि इसकी कौन सी जगह टिप पे करना है कि यहाँ पे करना है, ये पोर्शन है बिल्कुल। और आईज का भी एक एरिया सिलेक्ट है कि यहाँ पे हाईलाइट करना है, आईब्रो के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे आपने, और यहाँ चिन पे थोड़ा सा हाईलाइट करना होता है। लेकिन अगर आपने वो हाइलाइटर फैला दिया और वो आपकी बिल्कुल फेस की शेप को चेंज कर देगा, क्योंकि हाइलाइटर का मतलब है हाईलाइट करना एरिया को। तो अगर आपने कुछ चीजें जो अगर आपका बहुत ये छवि यहाँ से फेस है और आपकी यहाँ अगर आप हाईलाइट कर देंगे तो मजीद ये आपका बहुत ज्यादा हैवी फेस लगने लग जाएगा। तो इसलिए उसकी कुछ जगह हैं कि उनको हाईलाइट करनी चाहिए। अब ये समझना बड़ा जरूरी कि पूरे मुंह पे आपने उसको हाईलाइट नहीं करना। ब्राइडल मेकअप में ये जो आप आई शेड्स, कलर या लाइनर या उसकी लैशेस, इवन बाद लेंसेज का भी इस्तेमाल करते हैं ओवर उसका जो बेस वगैरह प्रॉपर, आप क्योंकि एक हैवी लुक आपने क्रिएट करनी होती है। तो आप क्या समझती हैं कि इस वक्त हमारी जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो क्या गलती कर रही है? तो उन गलतियों को मद्देनजर रखते हुए आप एडवाइस क्या देना चाहेंगी? मतलब ये कि एक तो ये कोशिश करें कि जो फाउंडेशन आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो ऐसी ना हो कि उसके फेस को केकी लुक दे, ठीक है, और फेस पे बहुत ओवर थोपी भी महसूस नहीं होनी चाहिए, बहुत ब्लेंडेड होनी चाहिए, ठीक है, और फेस कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कि अगर आपका वीटिश कॉम्प्लेक्शन है और अगर आप उस पे फेयर बेस लगा देंगे वो ग्रे लुक देखने लग जाती है। सही। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने कंसीलर भी सिलेक्ट करना होता है और फाउंडेशन भी, ताकि फेस की कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग आप करें। दूसरा, बहुत लैशेस हैवी नहीं होनी चाहिए, नेचुरल। कि अगर आपकी आईज बहुत बड़ी हैं और अगर आपने लैशेस भी बहुत बड़ी उसमें यूज कर ली तो वो आपकी बहुत थैंक यू सो मच अल्माज, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मेकअप जो है वो आपकी डेफिनेटली खूबसूरती को आप उसको इन्हांस करते हैं, एक तख्लीकी फ़न है, लेकिन आपने अगले के जो स्टाइल है, जो शख्सियत है, जो उसकी खूबसूरती है, उसको भी आपने मद्देनजर रखना है कि बिल्कुल आप उसको चेंज ना कर दें, आर्टिफिशियल आप उसको ना बना दें, नेचुरल रखें। जो उसके फीचर है थोड़े आपने उसको इन्हांस करने हैं, ना कि टोटली चेंज कर देने। तो यही एक आर्टिस्ट का एक आर्ट है, वो इसी में नजर आता है। तो हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट है वो जरूर इस चीज़ को समझें और फिर इसको अडॉप्ट करें। तो इसी पैगाम के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।